नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का खैरा सौदा में। मैं हूं प्रियंका उपला और मेरे साथ डिम्पी और अभिषेक दिल्ली से। तो एक खास शो के बारे में आपको हम सब बता रहे थे। जी हाँ, म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा शो ईटीना स्वदेश लेकर आ रहा है देश का सबसे बड़ा शो म्यूचुअल फंड महाकुंभ। इस शो में देश के दिग्गज एक्सपर्ट नामचीन फंड के प्रमुख हिस्सा लेंगे। म्यूचुअल फंड एसआईपी से जुड़ी तमाम आपकी कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे। शनिवार सुबह 28 अक्टूबर 10 बजे से लगातार शाम 4 बजे तक चलने वाले इस महाकुंभ में निवेश के बारे में विस्तार से बातचीत होगी। छोटे छोटे शहरों के लोगों के हर सवालों का जवाब मिलेगा, क्योंकि यह है देश का सबसे बड़ा शो, जहां होंगे सबसे बड़े चेहरे, जहां होगी सबसे विशाल कवरेज और जहां दी जाएगी सबसे भरोसेमंद जानकारी। तो याद रखिए, तारीख 28 अक्टूबर सुबह 10 बजे से लगातार ईटीना स्वदेश पर। चले तो ग्लोबल मार्केट के मूड माहौल सुधरने से क्या भारतीय बाजार भी आज रिकवरी दिखाएंगे। जिस तरह के मंडे के नोट पर इंडियन मार्केट्स बंद हुई थी, ना ओवरसोल्ड जोन में थी, लेकिन कितना बड़ा पैनिक था। एफआईज और डीआईज दोनों की ही बाइंग आई है, तो बेचा कौन, ये सभी बात करेंगे आगे। लेकिन पहले इस वक्त की 4 बड़े ट्रिगर्स समझ लेते हैं, क्योंकि अर्निंग्स लेड रिकवरी यूएस मार्केट्स में देखने वाली, तो क्या केस हमारे लिए भी बनता है, इस पर बात करेंगे। यूएस मार्केट्स में तो देखिए टेक की बड़ी अर्निंग्स है। आज भी माइक्रोसॉफ्ट के यूएस मार्केट क्लोजिंग के बाद यूएस में नंबर्स आने हैं, अल्फाबेट के नंबर्स आने हैं, और वहां से आप टेक बेस्ड अर्निंग्स के चलते नास्डैक में एक जंप देख रहे हैं। डाउ में भी 300 अंकों की बढ़त दिखी, और हम भी इस वक्त गिफ्ट निफ्टी जो है इंडिकेट कर रहा है, हम 19,300 के पार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो रिस्क ऑन ट्रेड दिख रहा है वो आपको क्लियरली बिटकॉइन जैसे करेंसी, क्रिप्टो करेंसी में दिखाई दे रहा है। 10% की उछाल, क्योंकि वहां पर एक ईटीएफ के अप्रूवल की एंटिसिपेशन में 35,000 के पास बिटकॉइन फिर से दिखाई दिया, और ये काफी बड़े समय के बाद का ये नंबर है, लगभग मई 2022 के बाद का। लेकिन यहाँ जो नंबर्स आ रहे हैं उन पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। टेक महिंद्रा के नंबर्स आने हैं, एक्सिस बैंक के नंबर्स आने हैं, लार्ज कैप्स के मेजर ऑफ द लार्ज कैप बैंकिंग पीएसयू से नहीं प्राइवेट से नंबर्स आ चुके हैं। आप कोटक की बात करें, एचडीएफसी की बात करें, तो अब वहां नंबर आ चुके हैं। आज एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आ चुके हैं। एक्सिस के नंबर्स पर नजर होगी और टेक महिंद्रा पर भी नजर होगी कि ये किस तरह की गाइडेंस की बात करते हैं। और साथ ही प्राइमरी मार्केट में जहां जहां एक्शन है वहां पर भी जरूर नजर रखेंगे। ब्लू जेट का आईपीओ आज से लॉन्च होना है, इस पर भी बात होगी आगे तफ्तीश से आगे के शोज में। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा क्वेश्चन व्यूअर्स का, मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, ट्रेडर्स का है कि हुआ क्या था एफएनओ में। डिम्पी, अच्छी खासी गिरावट, पैनिक सेलिंग दिख रही थी मंडे को, लेकिन एफआईज का तो बाय फिगर था, चाहे भले ही क्वांटम छोटा हो। आप थोड़ा एक्शन बताएंगे हमें, एक्चुअली डोमेस्टिक मार्केट में हुआ क्या क्या? बिल्कुल बता देते हैं। देखिए, एफआईज ने भले ही कैश में उतना ना किया हो काम, लेकिन उनका ऑप्शंस में काम काफ़ी अच्छा हुआ है। और आपको पता ही है कि ये वीक जो है एक्सपायरी वीक है। आप इंडेक्स ऑप्शंस के नंबर चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको 14,000 प्लस करोड़ रुपए की बिकवाली दिख जाएगी। दूसरा, क्या रिटेल ने भी थोड़ा बहुत अपनी पोजीशंस के स्टॉप लॉस कटवाए हैं? तो मैं बोलूँगा यस, उनके स्टॉप लॉस भी कटे हैं। तो उनकी लॉन्ग पोजीशंस 59% हो गई। ये 2 हिस्सों से आप इसको चेक करेंगे। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स वापस आऊँगा, लेकिन आपने क्योंकि क्वेश्चन उठाया इसलिए मैं उसकी तरफ पहले आंसर दे रहा हूँ। होता क्या है कि मान लीजिए किसी ने शॉर्ट किया है तो उनकी तरफ से वो लॉन्ग होगा, इसलिए लॉन्ग पोजीशन 3% और बढ़ गई। जिन्होंने शॉर्ट्स वालों ने पैसा कमाना था उनके टारगेट भी अचीव हुए। और अभी आप एक बात और बता रहे थे स्टार्टिंग में कि ग्लोबल मार्केट्स आज ठीक हैं। मैं इसको ना थोड़ा इस तरह से लूँगा कि हम थोड़ा लेट हो गए हैं ठीक होने में। मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ, हम थोड़ा लेट हो गए हैं ठीक होने में। अगर इस सोमवार को आपको हरे रंग का निशान दिखता ना, तो आप यकीन मानिए सोमवार के दिन आपका वन ऑफ द फाइनेस्ट सोमवार जाता। लेकिन सोमवार को बाजार में हरा रंग था नहीं और मार्केट को मौका मिल गया क्रैक डाउन करने का। मैं ये कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से और डाटा के देख के, कम से कम 40% लोगों के स्टॉप लॉसेस कटे 19,500 और 400 वाली रेंज में। ना केवल स्टॉप लॉसेस कटे हैं बल्कि पैनिक सेलिंग से उनके माल कटा है। अब मार्केट आके एक नया बेस बनाने की यहाँ पे कोशिश करेगा। तो ये नया बेस अब कहाँ पे है? ये नया बेस भी थोड़ा भी नीचे है। ये ऐसा नहीं कि यहीं से ही रिवर्सल है। ये नया बेस 19,000 का है अब। तो 19,000 तक आपको क्रिटिकली वॉच करना होगा। और अब आपके जो सपोर्ट्स थे ना 400 और 500, वो अब आपके रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं। ये मोटा मोटी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी, किसने बेचा और कहां तक अभी और बिक सकता है माल।
पहला पॉइंट, ऑटो और फार्मास्यूटिकल्स के अंदर रोल ओवर अब तक ठीक चल रहा है, तो मैं इस आंकड़े से कह सकता हूं कि थोड़ा बहुत बाजार को डिफेंसिव रोल ओवर मिल रहा है, एग्रेशन का रोल ओवर नहीं मिल रहा, इसलिए थोड़ा समय लगेगा हील होने के लिए। आईटी बैंक पे नेगेटिव रोल ओवर है। इस समय का रोल ओवर भी कम है, औसत के हिसाब से 38% का रोल ओवर है। बैंक निफ्टी पे करीब 42% का रोल ओवर है। आप ये बात पूछ भी रहे होंगे और आपके मन में भी चल रहा होगा कि बार बार ये रोल ओवर की बात क्यों बोल रहा है। देखिए, रोल ओवर में ना की छुपी हुई है। हमने आपको सोमवार को भी बात बताई थी, अगर रोल ओवर कम होगा ना तो यही बाजार गिरा देंगे। रोल ओवर बढ़ गया, नेगेटिव लाओ या पॉजिटिव लाओ वो बात अलग है, लेकिन रोल ओवर करके अगले महीने में सौदे तो डालो। आप इसी महीने में सारे सौदे काट रहे हो तो बाजार का गिरना तय था। इसलिए कम रोल ओवर बाजार के लिए खतरनाक होता है अगर मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में हो, और अगर पॉजिटिव टेरिटरी में हो तब भी कम रोल ओवर अच्छा होगा, क्योंकि वो एक तरफा मार्केट को लेके जाएगा। तो इसलिए ये पॉइंट मेरे को आपको नोटिस करवाना था। दूसरा पॉइंट, ग्लोबल मार्केट से और एफआई से कोई सपोर्ट अभी सच मेजर नहीं है आपको, तो आपको ग्लोबल मार्केट और एफआई के सपोर्ट का इंतजार करना होगा। ये कब आएंगे मेरे को पता नहीं, ये राम लक्ष्मण कब पहुंचेंगे हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये आएंगे। हो सकता है भारतीय बाजारों की पोजीशनिंग ऐसी है ये आ जाए, मैं उम्मीद करके चलता हूं, लेकिन अभी है नहीं है तो नहीं है वही बोलिए आप ये उम्मीद मत लगाइए कि नहीं बाजार तो ठीक है, बाजार तो ठीक है। अरे कैसे ठीक है भाई, 600 पॉइंट टूट गया, बाजार ठीक कैसे हो सकता है। खैर एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं। बाजार में निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस और एवरेज से बचना चाहिए। अभी भी मैं बोलूंगा एवरेज अभी नहीं करना चाहिए। एवरेज करने के मौके आप थोड़ा महंगा ले लो, लेकिन अच्छा ले लो। वो कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, तो आप महंगा ले लो लेकिन एक ही बार रोना पड़ेगा कि हमको थोड़ा महंगा मिल गया, बस यही होगा ना। तो अभी थोड़ा क्लीन होने दो, मार्केट को ठीक हो जाने दो। ये ठीक कब होगा, मार्केट पता कब लगेगा कि ठीक हो रहे हैं हम। ये 19,400 और 500 को जिस दिन रीगेन कर लेगा ना और टिका देगा, क्लोजिंग करवा देगा, उस दिन से आप समझना कि मार्केट फिर से ठीक हो रहा है। ये और खराब कितना होगा, ये 19,000 तक जा सकता है बॉस खराब होने के लिए। मैं आपको डरा वरा नहीं रहा, लेकिन जो डाटा है सिर्फ वही बता रहा हूं। एक और पॉइंट है, मार्केट में अभी भी जो क्रूड और डॉलर इंडेक्स है, ये चिंता की बात तो है, लेकिन अभी इतनी चिंता की बात नहीं है। आपने जिस दिन इजराइल और हमास के वार के बारे में सुना होगा, आपने 3-4 दिन क्लोजली वॉच किया होगा। मैं लिख के दे सकता हूं 30-40% ट्रेडर्स अब इसको देखना भी बंद कर रहे होंगे। वो इसलिए क्योंकि अब इसके हम आदी हो चुके हैं, मार्केट को कुछ नया चाहिए। तो ये पॉइंट भी एक आप नोटिस कीजिएगा, क्योंकि हफ्ता है एक्सपायरी का है, एक दिन की छुट्टी लगने पर वैसे भी छोटा हो चुका है। तो आप ना एवरेज कीजिए ना ही बड़ी पोजीशन लीजिए। आप हमको इसके लिए थैंक यू भी कर सकते हैं कि हम आपको कई दिन से बता रहे हैं कि जब तक 850 पार नहीं होगा आपकी शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। हमने आपको शॉर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करवाया, लेकिन आपका पैसा लगाने से जरूर बचवाया है। इसके लिए हम आपको 18 ऑफ स्वदेश को आपको थैंक यू करना चाहिए। और ये बात हम डंके की चोट पे बोल सकते हैं कि न केवल हमारा अपना एनालिसिस, बल्कि जो हमारे एक्सपर्ट्स का एनालिसिस होता है वो आपके बेहद बेहद काम आ रहा है। आप दूसरे चैनल से कंपेयर करना चाहे, आपका पूरा राइट, आप कंपेयर कीजिए, लेकिन हम ये बात हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि हम सिर्फ डाटा और अपने ही लेवल्स पे सारी चीज़ आपके सामने रखते हैं। तो ये प्रियंका आज का मार्केट का मोटा मोटी पॉइंट्स थे। चलिए, ये तो हुआ मंडे का एक्शन। अब आज एक नया एक्शन के लिए पहले ग्लोबल मार्केट्स को भी थोड़ा सा ब्रीफली और टच बेस कर लेते हैं और अभिषेक हमें बताएंगे। अभिषेक, हमें एक्चुअली बिल एक्मन को एक्चुअली थैंक्स कहना चाहिए सारे ग्लोबल मार्केट्स को कि उन्होंने शॉर्ट पोजीशन जहां कवर की, बॉन्ड्स थोड़ी सी नरमी दिखाई, लेकिन ना रिस्क ऑन दिख रहा है कंप्लीटली। आप क्रिप्टो में भी देखें, पूरा ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स कैसे स्टडी किया आपने? प्रियंका, अगर हम ग्लोबल की बात करें तो आज संकेत देखिए ठीक ठाक हैं और ये संकेत कई दिनों के बाद लौटे हैं। 4 दिन की लगातार हमने डाउ में कमजोरी देखी है और 4 दिन के बाद रिवर्सल आया है। हालांकि नेस्डक में 2 दिन से लगातार तेजी हो गई है और इस तेजी के पीछे वजह यह है कि एक तो वहां के अपने जो फंडामेंटल रीजंस हैं, नतीजे सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इजराइल हमास वाले जो चिंता, जो डिम्पी भी कह रहे थे कि उसको ना देखना बंद कर चुके हैं और शायद अमेरिकी बाजारों में भी वही हुआ है कि अब उसकी तरफ नजर गई नहीं है। वहां अपने डेवलपमेंट चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे। अभी वहां पर किसी भी सीज फायर की स्थिति नहीं है, लेकिन अब उसको फिलहाल हम नहीं देख रहे जब तक तो कोई बड़े डेवलपमेंट वहां से निकल के नहीं आते हैं। तो एक चीज ही होगी, कोका कोला, वेरिजोन, जी, ये नतीजे अच्छे आए थे और इसके चलते हमने अमेरिकी बाजारों में तेजी देखी है। और एक और अच्छी चीज हुई है कि बॉन्ड यील्ड से ना स्थिरता के संकेत बाजारों को मिल गए हैं। 5% के ऊपर निकले थे 10 ईयर बॉन्ड की यील्ड और अब फिर से घट के वो 4.8 के आसपास हो गए हैं। तो एक वो ठीक ठाक चीज हुई है। दूसरी चीज जो हमारे भारतीय बाजारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्रूड की चाल। हालांकि ये ग्लोबल डिमांड घटने की आशंका से क्रूड में हमने थोड़ी सी नरमी देखी है, लेकिन $88 का क्रूड
$90 से नीचे का क्रूड हम पसंद करेंगे, और वो चीज हुई है, और वहां से भी एक बढ़िया संकेत हमने देखे। अगर हम एशिया पे आते हैं तो आप देखिए गिफ्ट निफ्टी से अच्छे संकेत हमें दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम आप हांगकांग को देखिए, बहुत ही बढ़िया वहां पर शुरुआत हुई है, करीब 2-2.5% के आसपास की तेजी है। निकेई को देखेंगे 1-1.5% के आसपास की तेजी है। तो ग्लोबल में अगर आप देखेंगे तो कि यूएस मार्केट अच्छी क्लोजिंग वहां पर बढ़त के साथ, डाउ की 200 के ऊपर, फ्यूचर्स भी ऊपर हैं। एशिया में एसजीएक्स निफ्टी से, निकेई से, हांगकांग से बढ़िया संकेत है, और क्रूड नरम है। और हम देख रहे हैं कि इसके अलावा कहीं ना कहीं बॉन्ड यील्ड की जो चिंता थी वो भी कम हुई है। हालांकि डॉलर इंडेक्स 106 के आसपास है, एक कंसर्न जरूर है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज बढ़िया पिक्चर भारतीय बाजारों के लिए, ग्लोबल अगर हम उससे तुलना करें तो। डिम्पी, 19,300 के नीचे के हमने आंकड़े देखे, 250 अंकों की भारी गिरावट। आंकड़े क्या कह रहे हैं वायदा बाजार से, अगर थोड़ा सा और उसको हम विस्तार से समझें अगर, और आज आपकी रणनीति क्या होगी इसके आधार पर? देखिए, मार्केट्स का मैं ऑलरेडी 10 बड़ी बातों के साथ साथ में, तो इसलिए मैं बाजार पे बार बार नहीं जाऊंगा। 19,000 आपके लिए अहम सपोर्ट है, 450-500 वापिस होगा तभी आप ठीक होंगे। 43,000 बैंक निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट है, और 43,000 के ऊपर जब तक आप हैं उम्मीद कर सकते हैं कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अदरवाइज इससे ज़्यादा भी आप बहुत ज़्यादा उम्मीद ना कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाइए ज़रूर, बट थोड़ा थोड़ा करके लगाइए। मैं सीधा 2 शेयर्स पे आता हूँ आज के, आपको उस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअली उसमें से मैं एक शेयर रिपीट भी करूँगा, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि नए शेयर्स ढूंढने की मशक्कत नहीं करनी चाहिए जो बाजार आपको मौका ही ना दे। पहला शेयर है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आप इस शेयर पे ध्यान रखिएगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के पास एक अच्छी चीज़ ये है, जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है ये, इसके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। आप इस समय अपनी स्क्रीन पे वो चार्ट देख पा रहे होंगे, मैंने जो ऑरेंज कलर की लाइन ड्रॉ की है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस के काम है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग को कैप कर रहा है। इससे पहले का आप ये पूरा चार्ट देख रहे होंगे तो ये बैक टू बैक आप देख रहे होंगे वीकनेस आई हुई है, लेकिन उसके बाद यहाँ से कभी भी वीकनेस अब पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो एक तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे ध्यान रखिए, ये धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करने वाला शेयर है। और जो दूसरा शेयर है जो मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ वो है वोखार्ड का। और मैंने कई बार आपको बताया कि वोखार्ड सिर्फ इस सीरीज़ का नहीं है बल्कि नवंबर दिसंबर सीरीज़ का भी शेयर है, आप इस पर भी ध्यान रखिएगा। ये जो 7% और टूट रहा है या फिर जितना भी इसके अंदर फॉल आया हुआ है, ये एक बेहतरीन प्ले है आपके लिए। मैंने इसका वीकली चार्ट आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, आप देख रहे होंगे मेजर सपोर्ट पे शेयर खड़ा हुआ है और एक फ्लैग का ब्रेकआउट चाहिए इसको। आप आज इसका रिटर्न एक्सपेक्ट मत कीजिए, 3 महीने बाद इसका रिटर्न एक्सपेक्ट कीजिएगा। आप याद रखेंगे आपको कोई बेहतरीन शेयर मिला था। तो वोखार्ड और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ये 2 शेयर हमारी तरफ से आज के डिफेंसिव कम एग्रेसिव कम एक्यूमुलेशन वाले शेयर्स हैं जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। आप प्रियंका के पास चलते हैं, मेहमानों भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो मेहमानों से हमको कनेक्ट करेंगी और आज के ओपनिंग ट्रेड उनसे पता कर लेंगे। प्रियंका, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी ये सारा ट्रेड सेटअप बताने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं और आज के एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशंस पर क्या ट्रेड आपके लिए बनता है ये समझते हैं। जतिन गेडिया, संतोष मीना और सोनी पटनायक हमारे तीनों ही टेक्निकल एनालिस्ट आपकी मदद करने के लिए बने हुए हैं। बात करते हैं उनसे। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। संतोष बताएं, ग्लोबल मार्केट्स के सेटअप को देखकर तो आज लगता है कि एक पुल बैक आना चाहिए, क्या आप बायर होंगे? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। Morning. हमारे मार्केट में एक बड़े दिनों बाद एक मेजर फॉल के सिग्नल्स मिले हैं, तो लेकिन कुछ चीज़ें पॉजिटिव हुई है बुल्स के फेवर में, जैसे ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है। इसके अलावा पुट कॉल रेशियो 0.7 के लेवल पर आ गया है और निफ्टी 19,250 से 200 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में, यहाँ से पहले भी हमने बाउंस बैक देखा है, तो मे भी हम एक बाउंस बैक देख सकते हैं। बट मुझे फिर भी डाउट है कि एक बार शायद हम एक 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने जा सकते हैं जो 18,800 के आसपास है। तो मेरा नजरिया थोड़ा सा, अगर कोई एग्रेसिव बेट लेना चाहता है तो आज अगर ग्लोबल क्यूज की वजह से एक पॉजिटिव ओपनिंग मिलती है तो दैट विल बी सेलिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये जो कोई भी मोमेंटम बनता है, चाहे बाइंग का है चाहे सेलिंग का, वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होता है। तो हो सकता है जो मंडे को गिरावट आई थी और अगर आज पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो सेलर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी सेल करने के लिए। हालांकि ना ही एफआईएस की तरफ से सेलिंग हुई, ना ही डीआईएस की तरफ से सेलिंग हुई। एफआईएस का एफ&ओ डेटा भी देखोगे तो वो भी थोड़ा पॉजिटिव साइड ही है, बट कहीं ना कहीं मार्केट सेंटीमेंट थोड़े वीक हुए हैं। और ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर की बात करूं तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा एक बड़े दिनों से ओवर रेटेड था, स्पेशली एसएमई और मिड कैप स्पेस। आप मंडे को देखोगे तो एसएमई सेगमेंट में भी बहुत ज्यादा पैनिक देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट पहले लाइट हो रहा है, एक प्री इलेक्शन रैली की तैयारी कर रहा है। आप पिछले
5 इलेक्शन का डेटा उठा के देखो तो 6 महीने इलेक्शन के 6 महीने पहले से एक रैली स्टार्ट हो जाती है और एक डबल डिजिट गेन देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है 15 नवंबर के आसपास, दिवाली के आसपास से ये प्री इलेक्शन रैली स्टार्ट होगी। उसके पहले मार्केट थोड़ा सा लाइट हो रहा है और दिस करेक्शन विल बी ए गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर टू राइड प्री इलेक्शन रैली। सो निफ्टी में अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आज अवॉइड करिए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेड लेना चाहते हैं तो गैप अप ओपनिंग में शॉर्ट करिए। स्टॉप लॉस रहेगा 19,450 का, नीचे 18,900 का टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी में भी सेल ऑन राइज की अप्रोच रहेगी। 43,600 आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। 42,500 आपका टारगेट रहेगा। 18,900 तक का नीचे का लेवल देख रहे हैं, ठीक है। गैप अप तो होगा लेकिन मौके सेल ऑन राइज के ही अभी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग। तो इंडेक्स पर अब भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, इसलिए आप रिस्क असेस करके ही ये ट्रेड्स लें। आज के लिए फिलहाल और अब से कुछ दिन के लिए पोजिशनल टारगेट भी है 18,900 तक के लेवल्स निफ्टी पर देख रहे हैं संतोष, ठीक है। ऐसे में आज मौके कहाँ कहाँ होने चाहिए जो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करते हैं, ये भी समझ लेते हैं। सोनी, मॉर्निंग बताएं आज ट्रेड्स कौन से पिक करने चाहिए? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। प्रियंका जी, एक्चुअली लास्ट 2 वीक से आई थिंक मैंने एक बैलेंस अप्रोच के साथ ही मैं स्टॉक पिक्स दे रही हूँ, एक बाय और एक सेल की तरफ। तो आज भी मेरा वैसे रहेगा, एक बाय और एक सेल की तरफ है। बाय मैं देना चाहूंगी कोल इंडिया में। कोल इंडिया आई थिंक एक अच्छे लेवल पे आ गया है जहां से बाउंस बैक की थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं। करंट लेवल से लेके थोड़ा सा डिप अगर आपको मिलता है अराउंड 304 303 के करीब, तो आप वहीं से खरीद सकते हैं। 295 का स्टॉप लॉस लगाए, वही एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट है। और ऊपर के टारगेट्स जो रहेंगे वो 317 और 320 के टारगेट्स रहेंगे। सो कोल इंडिया ने ब्रेकआउट दिया था, सस्टेन भी कर रहे हैं अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही। सो आई थिंक बाइंग ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी काफी अच्छे रहेंगे कोल इंडिया में। दूसरा जो मेरा सेल आइडिया है वो है सिप्ला में। आई थिंक सिप्ला में शॉर्ट बिल्टअप पोजीशंस नजर आए हैं मंडे को, और सिप्ला एक ब्रेकडाउन की तरफ भी जा रहा है। 1200 के कॉल राइटर्स काफी अग्रेसिवली अपने पोजीशंस पे होल्ड कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल से सिप्ला फ्यूचर्स आप सेल कर सकते हैं। थोड़ा अगर आपको हल्का सा राइज मिल रहा है अराउंड 1190, तो आप उसी लेवल से सेल करना प्रेफर कीजिए। स्टॉप लॉस लगाए 1215 का, और इसका टारगेट रहेगा 1150 और 1140। ठीक है, सिप्ला पर सेल की कॉल और सिप्ला नतीजों के चलते भी फोकस में रहेगा। और एक और खबर है इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से कि सिप्ला में प्रमोटर हमीद फैमिली की जिस्सेदारी है, टोरेंट उसको नहीं खरीदेगा। वैल्यूएशन को लेकर थोड़ी सी बातचीत अटकी है। ये दो शेयर, एक बाय एक सेल, ये सोनी की तरफ से कोल इंडिया बाय है। लगातार हम तेजी देख भी रहे हैं कोल इंडिया के शेयर में, और मौके वहां पर आपको तलाशने चाहिए। जतिन, आपके फोकस में आज शेयर कौन से हैं, और क्या आप भी पेयर ट्रेड लेके आए हैं, एक बाय एक सेल, या फिर दोनों बाय के? माहौल तो ठीक ठाक है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जी हाँ, आपने सही कहा है। मेरे को लगता है कि बाजार थोड़ा कमजोर है और स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। इसके लिए मैं पेयर ट्रेड ही लेके आया हूँ। जो मेरा पहला ट्रेड होगा वो सेल साइड की तरफ होगा, बर्जर पेंट। मेरे को लगता है कि एक फॉल के बाद रिसेंटली एक पुल बैक आया था, जो अपने 20 और 40 डे मूविंग एवरेजेस को रेजिस्ट कर रहा है, उसके ऊपर जा नहीं रहा है। तो बर्जर पेंट हमें लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में जो हमें मंडे के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकडाउन देखने मिला था, उसका हमें आज फॉलो थ्रू सेलिंग प्रेशर देखना चाहिए। तो बर्जर पेंट के साथ में सेल करके चलना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 582 का, और टारगेट रहेंगे नीचे में 550 के। और जो मेरा एक स्टॉक अक्यूमुलेशन टाइप का है या इन्वेस्टमेंट अगर जो किसको करना है, तो वो हिंदुस्तान यूनिलीवर होगा। डिफेंसिव है तो अभी एफएमसीजी पैक में से आप लेना चाहेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन पे आ गया है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे आ गया है। 2470 2480 एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है। तो मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर बाय करके चलना चाहूंगा। मेरे इंट्राडे के स्टॉप लॉस रहेगा 2460 का, और ऊपर में टारगेट रहेंगे 2550 के। ठीक है, एचयूएल बाय, यहां पर टारगेट होंगे 2550 का, और बर्जर पेंट को सेल करके चल रहे हैं जतिन। हालांकि थोड़ा सा हम कॉशन बरतने की आपको सलाह इसलिए देंगे क्योंकि क्रूड में नरमी आई है, और शायद थोड़ा सा आपको ये ट्रेड ने संभल के लेना होगा। सेल के रिकमेंडेशन है हालांकि जतिन की तरफ से 550 रुपए के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉसेस को आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा इन ट्रेड में। संतोष, अब आपकी कॉल, आप क्या खरीदने की सलाह देंगे या फिर क्या बेचने की सलाह देंगे, बताइए अपने ट्रेड्स।
मेरे यस दोनों ही साइड के ट्रेड से एक बाई साइड है और एक सेल साइड है। हमने देखा कि फ्राइडे के दिन जो सेल ऑफ आया, जो लीडर था इस रैली का पीएसयू सेगमेंट, वहीं मेजर पैनिक देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग आते देखने को मिली है। मुझे लगता है और प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है। एचएल के शेयर की बात करें तो यहाँ एक क्लासिकल हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन आया है। आरएसआई में भी एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है स्टॉक और करेक्ट हो सकता है यहाँ से। तो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 1890 का, टारगेट रहेगा 1775 का। मैं जोमेटो पे बाई कॉल लेना चाहूंगा। मंडे के दिन ये भी करेक्ट हुआ था, लेकिन करेक्शन के दौरान इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे लो बनाया। इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। मुझे लगता है यहाँ पे पोटेंशियल है कि ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है आने वाले दिनों में। तो यहाँ इमीडिएट बेसिस पे 116 का टारगेट रहेगा, 103 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक इन्वेस्टमेंट्स वाली कॉल है, ये डिप में बॉट हो रही है, ये बात आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दिखा होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स काफ़ी चल चुका है, कूल ऑफ हो जाए तो कोई बड़ी हैरानी नहीं होगी। हालांकि बैलेंस शीट कंपनी को लेकर किसी तरह का कोई डाउट नहीं, लेकिन भाव अलग चीज़ होते हैं, बैलेंस शीट अलग चीज़ होती है। तो इसलिए 3.5% का फॉल है, ये बैक टू बैक इनकी शीट में एक शॉर्ट कॉल भी है। तो आपने अब तक 6 कॉल नोटिस की होंगी और सभी के पेयर ट्रेड्स हैं, यानी कि एक बाय सेल एक बाय सेल है। ये सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन भी है, ये सेंस ऑफ अ क्लैरिटी भी है। क्लैरिटी इस चीज़ की है कि सबको लगता है कि बाज़ार नीचे जा सकता है, जो हम भी आपके सामने बात रख रहे हैं। और कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि यहाँ से पता नहीं है, अगर यहाँ से रिवर्सल भी अगर आ जाता है तो आपसे अपॉर्चुनिटी लॉस ना हो, इसलिए सभी ने एक एक बाय कॉल भी आपके बुक्स में डाल दी है। तो बाय सेल के कॉम्बो के साथ ही इंट्राडे स्विंग ट्रेड का बेनिफिट लेना चाहिए आपको। अब आशीषा मेरे साथ जुड़ रही हैं। हालांकि सोमवार को नतीजे काफ़ी कम थे, लेकिन इम्पॉर्टेंट नतीजे थे। एक बार उनसे समझ लेते हैं और उसके बाद फिर खबर वाले शेयर्स की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। आशीषा गुड मॉर्निंग, पहले जरा अर्निंग्स के बारे में बता दीजिए प्लीज़। जी हैं, सबसे पहले टोरेंट फार्मा की बात करते हैं। सोमवार को मार्केट आवर्स के बाद नतीजे आए थे। नतीजे अनुमान के मुताबिक आए हैं, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री आती हुई नजर आई है सिप्ला स्टेक सेल परचेस को लेकर। सबसे पहले नतीजों की बात करेंगे। रेवेन्यूज 2660 करोड़ पे आए हैं, जो 16% का जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी करीब 24% का उछाल देखने को मिला और मार्जिन्स 31% पे आए हैं वर्सेस 29.6% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। लार्जली अनुमान के मुताबिक नतीजे देखने को मिले। मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो मैनेजमेंट ने कहा कि अभी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के लेकर कंपनी कमेंट नहीं करना चाहती। M&A अपॉर्चुनिटीज कंपनी ट्रैक कर रही है, इंडिया में उनका प्रेफरेंस रहेगा, लेकिन अभी के लिए कोई कमेंट नहीं दी है सिप्ला स्टेक सेल परचेस को लेकर। तो नतीजों और इस क्लैरिफिकेशन को लेकर इस स्टॉक पर अपनी नजर रखें। इसके अलावा PNB हाउसिंग फाइनेंस के भी नतीजे आए, नतीजे काफ़ी अच्छे थे। रेवेन्यूज में 5.5% का उछाल देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 383 करोड़ पे आया है, जो 46% का जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। काफ़ी अच्छी नतीजे है, जिसके चलते PNB हाउसिंग फाइनेंस पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा महिंद्रा लॉजिस्टिक्स कमज़ोर नतीजे थे। रेवेन्यूज़ में मार्जिनल 3% का ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन बॉटम लाइन में बुरा परफॉर्मेंस देखने को मिला। इस क्वार्टर में कंपनी ने नेट लॉस रिपोर्ट किया है। इस क्वार्टर में 15.5 करोड़ का नेट लॉस वर्सेस जो कंपनी ने 12.2 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था सेम टाइम लास्ट ईयर। सो बॉटम लाइन पे काफ़ी इम्पैक्ट है, कमज़ोर नतीजे है, जिसके चलते महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। क्या आशीषा, आप 1 मिनट हमारे साथ और रुकिएगा, हम आपसे ज़रा स्टॉक से न्यूज़ भी ले लेंगे, लेकिन इस बीच नंबर्स आपने जो दिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस पे भी डिस्कशन होगा। सुमित मूलचंदानी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी ट्रेडिंग कॉल्स भी एक बार ले लेते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए पूरा आपका ट्रेडिंग का आज का पैनल। सुमित जी गुड मॉर्निंग सर, आपके आज के ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो रेदर देन ट्रेडिंग कॉल्स मैं प्रेफर करना चाहूंगा यहाँ पे अभी भी आप अपना पोर्टफोलियो पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, और जो स्टॉक्स जो काफी अच्छा बेस बना रहे हैं और ये फॉलिंग मार्केट में भी ज्यादा गिरावट नहीं दिखा रहे हैं, वहां पे आप अपना फोकस कीजिए। तो मेरा पहला पिक जो रहेगा वो रहेगा मेट प्लस। देखिए मेट प्लस आप देखेंगे तो पिछले 10 से 12 सेशन से ये अपना बेस बना रहा है। 750 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के पिछले 2 दिन से बुलिश कैंडल्स ही फॉर्म कर रहा है और यहाँ से हमें लग रहा है कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाएगा। तो मैं सिर्फ आज का एक और सेशन वेट करूंगा। 815 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं वेट करूंगा इसके ये लेवल्स को क्रॉस करने का और सस्टेन करने का। 815 के ऊपर आप इसे 2 से 3 महीने के नजरिए के लिए बाय कर सकते हैं। 930 और 1040, 930 एंड 1040 ये मेरे 2 टारगेट रहेंगे, और सेम 750 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। जो दूसरा स्टॉक है वो है साउथ वेस्ट पिनेकल। सेम वे आप देखिए स्टॉक ने 130 का बेस बना के रिसेंटली 170 175 का हाई बनाया है।
तो डिप्स को यूटिलाइज कीजिए। 160 तक का अगर कभी भी आपको डिप मिल रहा है वहां पे भी बाइंग कीजिए, एकदम से रश मत कीजिए बाइंग के लिए। तो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 140 का, टारगेट 200। अब 200 जो है वो एक वीकली रेजिस्टेंस है, ये 200 जैसे ही क्रॉस होगा नेक्स्ट टारगेट विल बी 240। तो 40 के लिए आपका साउथ वेस्ट पिनेकल, काफ़ी दिनों बाद इसका नाम सुना है और ये बात अच्छी है कि इसका एक बेस है, ये हम स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। चार्ट एक बार आपकी स्क्रीन पर आएगा और आप देखेंगे अब इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। तो आपके 2 कॉल्स हो गए सर, एक तो मेट प्लस, आई थिंक आपने 1-2 दिन पहले भी इसके बारे में नोटिस करवाया था, और दूसरा है साउथ वेस्ट पिनेकल नाम की कंपनी है, इस पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। 220 रुपये तक के टारगेट है। अभी ये शेयर है करीब 169 पे बंद हुआ। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने वो बेस ड्रॉ किया, लास्ट में आप नीचे वॉल्यूम देख पा रहे हैं, ये 220 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। सुमित जी की कॉल्स भी हो गई हैं और हम आगे बढ़ते हैं वापस से आशीषा के पास, वो आपको जरा खबरों वाले शेयर्स बता देंगे। आशीषा वापस बता दीजिए। की बात करते हैं, अजय गोयल को अपॉइंट किया गया है सीएफओ के तौर पर। 30 अक्टूबर से ये अपॉइंटमेंट इफेक्टिव हो जाएगा। याद रखें अजय गोयल पहले भी वेदांता के साथ थे, फिर उन्होंने बायजूस में उनको बायजूस ने अपॉइंट किया था और अब बायजूस से रिजाइन करके फिर वेदांता में आएंगे अजय गोयल, रीस्ट्रक्चरिंग को हेड करेंगे। बड़ी खबर है जिसके चलते वेदांता पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा केपीआई ग्रीन एनर्जी ऑर्डर विन के चलते इस स्टॉक पर भी फोकस रखे। उनको नया ऑर्डर मिला है विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट का, 4.3 मेगावाट का ये नया ऑर्डर है और इस सेगमेंट में क्यूमुलेटिव ऑर्डर्स अब करीब 196 मेगावाट के हैं। तो ऑर्डर विन के चलते केपीआई ग्रीन एनर्जी में भी आज एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा टाइटन की बात करते हैं, फंड रेजिंग, जहां कंपनी ने 2.5 लाख नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जिसकी क्यूमुलेटिव वैल्यू 2500 करोड़ के आसपास होती है, फंड रेज अप्रूव किया है। नए शेयर्स इश्यू करने वाली है कंपनी, जिसके चलते टाइटन पर भी अपनी नज़र रखें। पिरामल एंटरप्राइज में भी फंड रेज को चल के एक्शन देखने को मिल सकता है। 800 करोड़ का डिबेंचर इश्यू अप्रूव किया गया है और प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा ये डिबेंचर इश्यू किया जाएगा। लास्टली टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक पर अपनी नज़र रखें। नतीजे निफ्टी पैक से ये 2 कंपनीज है जिसके नतीजे आ जाएंगे, तो इस पर भी नज़र रखें। ठीक है आशीषा, बहुत बहुत शुक्रिया, हम नजर रखेंगे। ये दो कंपनीज जिनके नंबर्स आने हैं, प्लस आपने जो न्यूज़ फ्लो बताया और अर्निंग्स फ्लो बताया, इसमें से ट्रेड पॉसिबिलिटीज भी फाइंड आउट करते हैं। लेकिन एक बार वमाक्षी से आज की ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स भी समझ लेते हैं। वमाक्षी बताएं। मॉर्निंग जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम टोरेंट फार्मा के साथ। हम देख रहे हैं कि जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये रिपोर्ट कंपनी के Q2 नतीजों पर है। लार्जली हाईलाइट कर रहे हैं कि Q2 में आय और EBITDA अनुमान के मुताबिक आया है, मगर मुनाफा जो है वो हायर अदर इनकम के चलते अनुमान से काफ़ी मजबूत कंपनी ने रिपोर्ट किया है। इंडिया कारोबार में स्टडी ग्रोथ नज़र आई है, ब्राज़ील बिजनेस में रिकवरी नज़र आई है, मगर US सेल्स अभी भी वीक नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि मैक्स लेवरेज टारगेट काफ़ी नहीं रह सकता है सिप्ला में कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर करने के लिए, और लार्जली मैनेजमेंट की तरफ से भी कोई कमेंट्री नहीं नजर आई सिप्ला में कंट्रोलिंग स्टेक के एक्विजिशन को लेकर। तो इसी के चलते जेफरीज ने टोरेंट फार्मा पर अपनी होल्ड की राय को बरकरार रखा है, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाया है, 2040 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा HUL पर भी हम फोकस करेंगे। HSBC की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि HUL 5 ईयर मार्केट लैगर्ड रह चुका है, और ये लार्जली इसका एक जो पार्ट है वो है कि पास्ट में काफ़ी सिग्निफिकेंट री रेटिंग हुई थी और ये री रेटिंग की ही अनवाइंडिंग नज़र आई है। ओवरऑल Q2 में कंपनी का प्रदर्शन खास नहीं था। ओवरऑल काफ़ी कम अपसाइड नज़र आ रहा है HSBC को HUL पर, और इसी के चलते उन्होंने अपनी राय को डाउनग्रेड किया है, खरीदारी की राय के साथ डाउनग्रेड कर होल्ड की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस घटाकर 2700 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा तीतागढ़ पर भी हम फोकस करेंगे। HSBC का कहना है कि Q2 में कंपनी का मुनाफा अनुमान से काफ़ी मजबूत आया है और ये बेटर देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से आया है। ग्रोथ आउटलुक काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है दोनों ही फ्रेट और पैसेंजर रोलिंग स्टॉक सेगमेंट्स में, और इसी के चलते HSBC ने तीतागढ़ पर खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा ही, मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 970 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे एम्बर एंटरप्राइजेस पर। CLSA का कहना है कि दूसरे तिमाही में कंपनी के मार्जिन्स थोड़े से टेपिड नज़र आए थे, मगर ओवरऑल आउटलुक काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। मीडियम टर्म ग्रोथ गाइडेंस जो खासकर नॉन REC सेगमेंट्स के लिए दी गई है कंपनी की तरफ से, वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है, और कंपनी की जो एबिलिटी है नए सेगमेंट्स में रैंप अप करने की, ये एक की री रेटिंग ट्रिगर बन सकता है एम्बर एंटरप्राइजेस के लिए। और इसी के चलते CLSA ने एम्बर एंटरप्राइजेस पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा, टारगेट प्राइस या 3650 रुपीज़ प्रति शेयर का।
ऑलराइट, ठीक है, ये सारी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स कंपाइल करके लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वमाक्षी। चलिए अब एक बार एक्सपर्ट से समझ लेते हैं कि ट्रेड्स की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ बन रही है। जहाँ नंबर्स आए, पीएनबी हाउसिंग क्लियर अच्छे नंबर आए और महिंद्रा लॉजिस्टिक क्लियरली लॉस दिखा। तो क्या इन दोनों में एक पॉजिटिव ट्रेड और एक शॉर्ट ट्रेड बनता है? आज गिरीश कौसगी भी हमारे साथ होंगे, पीएनबी हाउसिंग आगे की आउटलुक भी समझेंगे, उनसे उनका विजन भी समझेंगे। लेकिन अभी फिलहाल करना क्या चाहिए? क्या महिंद्रा लॉजिस्टिक क्लियर शॉर्ट ट्रेड है यहाँ से सुमित, और पीएनबी हाउसिंग क्लियर बाय ट्रेड है यहाँ से? देखिए, जो पहले महिंद्रा लॉजिस्टिक्स है तो बिल्कुल फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी नहीं दिख रही है। तीनों अपने मूविंग एवरेजेस को रिजेक्शन दिया था, पिछले वीक में एक ट्राई किया था, लेकिन वहीं से ही रिजेक्शन मिला है। तो फिलहाल तो ये स्टॉक को अवॉइड कीजिए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बेस है, आप देखेंगे करीबन 350 से 360 के बीच में। तो अगर ये लेवल ब्रेक होके नीचे जा रहा है तो यहाँ पे बिल्कुल एक एग्जिट या फिर एक शॉर्ट बन सकता है। दूसरा, आपने पीएनबी हाउसिंग की बात की है, तो पीएनबी हाउसिंग अभी भी पॉजिटिव है। अपना मूविंग एवरेज 50 का जो है लास्ट टाइम भी सपोर्ट लिया था और अभी भी सपोर्ट है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरफ 685 को रखिए। ऊपर में लग रहा है कि ये स्टॉक अभी भी 900 का एक अपना टारगेट लेवल अचीव कर सकता है। ₹100 के लक्ष्य सुमित जी की तरफ से पीएनबी हाउसिंग में। लेकिन एक बार सोनी, आप जरा टोरेंट फार्मा पर व्यू दीजिए, क्योंकि नंबर्स इसके ठीक ठाक आए हैं। आय की बात करें तो 16% का उछाल है साल दर साल, मुनाफे में 24%, कामकाजी मुनाफा यानी कि एबिडा में 21.5%, और मार्जिन भी थोड़ा सा इन्होंने इंप्रूव किया है, 1.5% के आसपास का हालांकि इंप्रूवमेंट है। एक कमेंट्री आगे है सिप्ला में प्रमोटर हमीद फैमिली के स्टेक को लेकर भी कि वो बातचीत टूट गई है, वैल्यूएशन को लेकर मामला अटक गया। आप जरा टेक्निकल चेक कीजिए और ये बताइए, हालांकि नतीजों से पहले थोड़ा सा या तो रेंज बाउंड शेयर रहा, 2 दिन की कमजोरी भी हमने देखी थी। टोरेंट फार्मा आज क्या करना चाहिए? टोरेंट फार्मा की बात करें तो मेरे ख्याल से 1900 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है, एंड जब तक वो 1900 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं देता है तो इसमें लॉन्ग्स जाने के लिए अवॉइड करना चाहिए। और नीचे की तरफ अगर 1865 आज बहुत क्रूशियल लेवल रहेगा, अगर उसके नीचे ही ओपन होता है तो मेरे ख्याल से फ्रेश सेल करने की अपॉर्चुनिटी आ जाएंगे, एंड थोड़ी बहुत यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आपको नजर आएगी अप टू लेवल्स ऑफ 1840 1820। सो थोड़ा वीकनेस है, तो आप इसी रेंज में इसी हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगर किसी को ऊपर की तरफ लॉन्ग्स के लिए पोजीशंस बिल्ड करना हो तो आप इंतजार कीजिए जब तक 1900 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं देता है। टोरेंट फार्मा पर ये व्यू। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के भी नंबर आए हैं। नतीजों से पहले ये शेयर हमने कमजोर होते हुए देखा है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का। हालांकि नतीजे थोड़े से ना कमजोर साइड पर ही दिख रहे हैं। अगर हम कामकाजी मुनाफे की बात करें तो उसमें 20% की गिरावट है साल दर साल, मार्जिन पर भी प्रेशर है। आय हालांकि थोड़ी सी बढ़ी है 3% के आसपास का, लेकिन घाटे में कंपनी है ये। 12 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले 15.5 करोड़ का घाटा पोस्ट किया है। आज शेयर फिर से कमजोर होगा। संतोष, क्या भी होगा आपका महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पर? लगातार हम कमजोरी देख रहे थे, कहने की आशंका भी थी कि कमजोर नतीजे आएंगे, और नतीजे थोड़े से निराशाजनक रहे हैं। अभिषेक, शेयर प्राइस में ये चीज ऑलरेडी दिख रही है कि शायद मार्केट एंटिसिपेट करके चला था कि नतीजे कमजोर आएंगे। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी इस लेवल पे फ्रेश शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती, बिकॉज 350 के आसपास इसको एक अच्छा बेस है। तो बेटर है इसको फ्रेश शॉर्ट ना करें, अवॉइड करें। देखते हैं 350 अगर ये फिर से होल्ड करने में कामयाब हो जाता है तो हो सकता है कमजोर नतीजों के बावजूद भी एक स्टॉक में रिकवरी देखने को मिले। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, 350 के लेवल पे नजर रखिएगा। ठीक है, 350 के लेवल पर नजर होगी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में। लेकिन डेल्टा कॉर्प का भी शेयर भी आज फोकस में रहेगा, क्योंकि खबर आई है कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जो अथॉरिटीज हैं वो अपनी तरफ से कोई फाइनल ऑर्डर शो कॉज नोटिस पर ना जारी करें जब तक कि हाईकोर्ट से परमिशन नहीं मिल जाती उस चीज को लेकर। तो थोड़ी सी नेगेटिव जरूर है, शेयर काफी पिटा हुआ है, 130 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं, और करीब करीब डेल्टा कॉर्प और उसकी सब्सिडरी को मिलाकर हमने 16,000 करोड़ रुपए की डिमांड नोटिस हमने आती हुई देखी थी। उसके बाद स्टॉक की धुलाई हुई थी, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें निकल के आ रही हैं और स्टॉक भी स्थिर होते हुए दिखा है। जतिन, डेल्टा कॉर्प आपकी तरफ से आज इस पर क्या सलाह होगी शेयर को लेकर, क्योंकि थोड़ी सी हमने रिकवरी आज देखेंगे खबर के दम पर? देखिए, डेल्टा कॉर्प की अगर जो मैं टेक्निकली ट्रेंड की अगर जो मैं बात करूं तो डेफिनेटली नेगेटिव ट्रेंड है।
जो न्यूज़ फ्लो आया है उसके कारण आज शायद एक बम्प अप हमें देखना मिले, लेकिन मेरे को लगता है कि उससे कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं बनता। मेरे को लगता है कि अगर जो एक बम्प अप आता है तो उसे सेल ऑन राइज की तरह ही देखना चाहिए। मेरे को लगता है कि ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांगली नेगेटिव है इसमें। मेरे को लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 114 तक ये स्लिप हो सकता है। तो अगर जो बाउंस आता है तो उसे सेल के तौर पे या तो सेल ऑन राइज के तौर पे यूज करना चाहिए। एक टेक्निकल व्यू तो अब मिल गया है, लेकिन मेरे को डेल्टा पे खबर पे पार्थिव शाह का भी टेक लेना है। पार्थिव इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। पार्थिव, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। दो हिस्सों में खबर देखना सर। पहले एक बार इस पे खबर आई फिर वो थोड़ा ठीक होने लगा, फिर लगा इसकी सब्सिडरी पे खबर आ गई जीएसटी की, फिर ये शेयर टूटा। अभी अच्छी चीज़ ये हुई है कि कोर्ट ने ये कह दिया कि भैया हमसे बिना पूछे आप नोटिस नहीं दोगे जीएसटी का, अब अपने आप से उनको नोटिस दे देते हो जीएसटी का, वो शेयर टूट जाता है अगले दिन। तो अब हमसे पहले पूछो तो सही, आपको नोटिस देना भी नहीं देना चाहिए। 12,000 करोड़ रुपए का नोटिस दे दिया और कोर्ट ने इनको वैसे भी रिलीफ दी है, और एक दिन पहले इसने शो भी कर दिया। एक बार आप इंट्राडे चार्ट दिखाओ जीएसटी इसका डेल्टा कॉप वालों का, तो वो क्या हरे निशान में था इंस्पाइट ऑफ दिस कि बाजार टूट रहा था। तो पार्थिव दो हिस्से हैं, ये ऐसा लग रहा है कोर्ट वर्सेस जीएसटी भी हो रहा है, दूसरा ये भी पता लग रहा है कि इसके बिजनेस वर्सेस इसके भाव हो रहा है। बिजनेस अच्छा है, किसी को कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन भाव अच्छा है कि नहीं है इसमें सबको डाउट है। तो ये डाउट जरा आप दूर कीजिए। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, हमारे पैनलिस्ट और दूसरे एंकर्स और व्यूअर्स। आपका जो टोन है डिम्पी जी, एग्जैक्टली वो साउंडिंग लाइक अ टोन ऑफ डेल्टा कॉस्ट मैनेजमेंट। यही दिक्कत रहती है, रेगुलेटरी हर्डल्स, काफी ऐसे गेमिंग टाइप के बिजनेस कि जहाँ पे पॉलिसी की क्लैरिटी नहीं रहती। सी आपने सही बताया, इट्स अ फैंटास्टिक बिजनेस, हाई आरओसी बिजनेस है, फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस है। और मतलब दुनिया भर में आप देखिए, वेदर यूएस में लास वेगस की बात करें या मकाऊ की बात करें, तो ओवरऑल ये एक जो बिजनेस है, आई थिंक इट्स अ बूमिंग बिजनेस। और इंडिया में हम जिस तरह से देख रहे हैं कि पर कैपिटा जीडीपी क्रॉसिंग अपवर्ड्स ऑफ $2,200, तो इन तरह के बिजनेसेस डेफिनेटली बूम होने वाले। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट की मंशा ऐसी है कि जो ऑनलाइन गेमिंग जैसी चीज है या तो जो स्पेक्युलेटिव जैसी चीज है, मैं एफएनओ की अभी तो बात नहीं कर रहा, मैं प्योरली ये जो कैसीनो टाइप गेमिंग की बात कर रहा हूँ, वहां पे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट को काफी डिसइंसेंटिवाइज करना है प्लेयर्स को। तो उस लिहाज से हमने देखा कि जो जीएसटी की जो पॉलिसी आई, पहले उसने डेल्टा कॉर्प के वैल्यूएशंस को ऑलमोस्ट आधा कर दिया। मुझे याद है जब जीएसटी की पॉलिसी जब आई 28% की, तो डेल्टा कॉर्प वाज कोटिंग एट समवेयर अराउंड 230 लेवल्स, और वैल्यूएशन के लिहाज से अगर देखने जाए तो 30 टाइम्स फॉरवर्ड पे चल रहा था। आज की तारीख में मैं ट्रेल अर्निंग्स पे देखूं तो डेल्टा कॉर्प इज कोटिंग एट अराउंड 12-15 अर्निंग्स। तो उस लिहाज से मैसिव डी रेटिंग हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव फैक्टर्ड इन है। अभी एक ही चीज हो सकती है यहाँ पे कि अगर कोई पॉलिसी की क्लैरिटी आए या हाईकोर्ट का ऑर्डर आए कि जिसमें जीएसटी का काउंसिल है वो उनका कोई स्टांस चेंज करे। इसलिए बहुत ही बाइनरी इवेंट बन गई है डेल्टा कॉर्प जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। रिटेल इन्वेस्टर्स को तो डेफिनेटली दूर रहना चाहिए। काफी जो फंड हाउसेज है जो इसमें इन्वेस्टेड थे, उन्होंने काफी एग्जिट लिए बिकॉज ऑफ पॉलिसी अनसर्टेनिटी। तो आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो जहां जो स्टॉक्स में या जो सेक्टर्स में पॉलिसी की अनसर्टेनिटी रहती है, वहां पे हमारी तो यही सलाह रहेगी, दूर रहना चाहिए। सर बात मैं इसके मैनेजमेंट के बिहाफ से नहीं बोल रहा था, मैं तो सिर्फ एक पॉइंट रेस कर रहा था कि भी कोर्ट अथॉरिटीज़ ने जिस तरह से इनको नोटिस जारी किए हैं, जीएसटी अथॉरिटीज़ ने नोटिस जारी किए हैं, शेयर में इन्वेस्टर्स का हित जुड़ा होता है। मेरे को कोई कंपनी से लगाव नहीं सर, मैं तो जाता भी नहीं हूँ इनके, ना ही इनके किसी तरह के प्रोडक्ट को मैंने कभी इस्तेमाल किया, ना भविष्य में कभी करूँगा भी। लेकिन मेरे को सिर्फ ये समझ में नहीं आ रहा इन्वेस्टर्स की क्या गलती है इसमें। भाई उन्होंने डेल्टा कॉर्प एक नीश कंपनी पकड़ी हुई है, उठा रखा है, आप 12-11 हज़ार करोड़ का नोटिस दे देते हो, उस इन्वेस्टर्स की गलती। वो तो बैठा है ना, वो तो ये सोच के बैठा था मैंने देश की वन ऑफ द पायनियर कंपनी को लेके बैठा है, लेकिन उसको क्या पता रहा पायनियर कंपनी पे 4 गुना का टैक्स आ रहा है। तो थोड़ी सी रैशनैलिटी होनी चाहिए, बस इतना मेरा पॉइंट था रेज करने का। मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ना ही किसी कंपनी से, ना ही किसी चीज़ से। एक और पॉइंट है, अब मैं रोल ओवर के आंकड़ों के लिहाज से एक शेयर पता करता हूँ सोनी से। सोनी वैसे बाय द वे आज आपका लुक ना बड़ा ही चेंज है। मेरे साथ में मेरे सहयोगी बैठे हैं अभिषेक, वो तो 2 बार मेरे से पूछ चुके हैं कि ये सोनी पटनायक की है ना, ये सोनी पटनायक की है ना। तो ये चेंज एकाएक कैसे हो गया? ये दशहरे पे आपने डिसाइड कर रखा था कि मैं चेंज करूंगी अपनी लुक को? जी थैंक यू डिम्पी जी। ने एक्चुअली आज एक वेडिंग है लाइक बेस्ट फ्रेंड का, इसीलिए चेंज लुक किया है और कुछ नहीं।
तो शादी में जाना है ना, सीधा सीधा बोलिए, सहेली की शादी है तो उसमें आपको जाना है, उसके लिए चेंज लुक है। चलिए बढ़िया। तो आप शादी में जा रहे हैं तो जरा एक शादी वाला ही शेयर में आपसे पता करता हूँ। वैसे मैं कुछ और पता करने जा रहा था, एक शेयर में पता कर लेता हूँ, मान्यवर। आप जरा चेक कीजिए उसके इंट्राडे चार्ट, आपको ये शेयर ठीक लग रहा है वैल्यूएशन के हिसाब से? काफ़ी सारे लोग ना सीजन के हिसाब से भी शेयर खरीदते हैं मार्केट में आके, कि आजकल इसका सीजन चल रहा है तो ये ले लेना चाहिए। तो जरा मान्यवर आप चेक कर लो फिर। जी, मान्यवर में अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से 1260 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट है जो अभी भी होल्ड किया हुआ है। हालांकि इसमें थोड़ा सा ऊपर में मैं देख सकती हूँ कि सेलिंग प्रेशर है या फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आप बोल सकते हैं अराउंड 1350। सो एक रेंज बना रह सकता है 1260 से लेके 1350 के बीच में, और अगर 1350 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो मेरे ख्याल से काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा और एक फ्रेश ब्रेकआउट भी देगा, और ये उसी टाइम पे 1400 टू 1420 लेवल्स जाने के लिए तैयार हो सकता है। सो आई थिंक आप इंतजार कीजिए थोड़ा सा, इस लेवल पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, थोड़ा पोजिशनल तो बेहतर रहेगा। 1260 का स्टॉप लॉस लगाए एंड थोड़ा वेट कीजिए, पोजिशनल जब आपको मिलेगा 1350 के ऊपर तो उसके ऊपर ब्रेकआउट जब आएगा तो आप उस रैली को राइड कर सकते हैं फॉर लेवल्स ऑफ 1400 1420। खैर, ये तो बात हुई वेदांत फैशन पर, लेकिन केपीआई ग्रीन एनर्जी को भी एक नया ऑर्डर मिला है और ये हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर है, विंड सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर है। एक बार पार्थिव से समझते हैं। पार्थिव, मॉर्निंग। ये केपीआई ग्रीन को जो नया ऑर्डर मिला और जितनी भी पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको ये ऑर्डर मिलने हैं और उनकी री रेटिंग काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन अब इस पूरी जो सप्लाई चेन है, जो पूरी वैल्यू चेन है, इसमें अब कौन से फेज की कंपनीज पर अब ज़्यादा बेट करना चाहिए? क्योंकि ऑफकोर्स वैल्यूएशन अब सस्ते नहीं रहे। क्या जनरेशन वाली कंपनियों में अभी भी इंटरेस्ट बना रहेगा, या फिर हम अब थोड़ा सा फेज आउट करके अब डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में देखना चाहिए? कैसे इस पूरे थीम को प्ले करना चाहिए? गुड मॉर्निंग। सी देखिए, आई थिंक ये जो पूरा सेक्टर है पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन, यहाँ पे पिछले 9 साल में हमने देखा है कि कोई मेजर कैपेसिटी एनहांसमेंट या एडिशन हुई नहीं है। अभी ऑल ऑफ अ सडन हम देख रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे डीकार्बनाइजेशन एक बहुत बड़ी थीम बन रही है। हम इसमें दो राय नहीं है कि जो थर्मल पावर प्लांट है काफी एफिशिएंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लांट लोड फैक्टर, प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर, और थर्मल पावर प्लांट के बिना कोई भी कंट्री का जो पावर जनरेटिंग है वो पॉसिबल नहीं है। और इंडिया में आज के तारीख में हमने देखा है कि 70 टू 80% अपना जो पावर है वो थर्मल पावर की कैपेसिटी से आ रहा है। सो आज की तारीख में अच्छी बात यह है कि काफी कंपनीज जैसे कि टाटा पावर एक कंपनी है जो मैं काफी पसंद है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। द रीजन बीइंग कि ये जो कंपनी है उसके पास जो ट्रेडिशनल थर्मल पावर की एसेट्स है जिसमें अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है, वो लोग आगे जाते हैं उनका जो रिन्यूएबल पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसको काफी एनहांस कर रहे हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे इन्वेस्टर्स को 3 फायदे मिलते हैं। एक तो ये पावर जनरेटिंग यूटिलिटी कंपनी है जो उसका प्रोडक्ट मिक्स काफी एनहांस कर रहा है, जो काफी एफिशिएंटली कर रहा है, और बाय 2030 दे आर टारगेटिंग ऑलमोस्ट 50% उनका जो पोर्टफोलियो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो, और वहां पे वो टारगेट ऐसा भी करे कि उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का लेवल हो 10,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाए। नॉट ओनली दैट, ये कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन एसेट भी है, और जो थर्ड बिजनेस है जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं फॉर सोलर रिन्यूएबल पावर एनर्जी के लिए, तो यहाँ पे भी कंपनी को बहुत अच्छे तरह के ऑर्डर्स मिले हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है यहाँ पे, और आने वाले 5 साल की विजिबिलिटी डेफिनेटली दिख रही है जिस तरह की डिमांड है। और हमने देखा है कि ग्रिड की भी डिमांड काफी सुधर रही है, और ये जो कंपनीज अभी नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स के लिए आई थिंक टाटा पावर जैसी कंपनी अच्छी रहेगी फॉर लॉन्ग टर्म। तो स्ट्रक्चरल स्टोरीज तो इन सारे स्पेस के स्टॉक्स में हैं, और वन ऑफ द स्टॉक को हम डिस्कस कर रहे थे जिस पर बुलिश व्यू पार्थिव का इतने बड़े रनअप के बाद भी बना हुआ है, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेट्स हैं जिस पे आपको भरोसा लंबे समय के लिए करना होगा। रिवॉर्ड कर रही हैं कंपनीज लगातार। ठीक है पार्थिव, चर्चा आपसे आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब हमारे साथ संजीव बसीन जी जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। उनके लिए तो आज ये खास दिन भी है आज। तो पहले तो संजीव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी वाला बर्थडे संजीव जी। विश यू हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्पेरस लाइफ। ऐसे ही आप हमारा सबका, हमारे व्यूअर्स का मार्गदर्शन करते रहें, अच्छी अच्छी कॉल्स हमारे लिए लेके आए। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच प्रियंका, और आई होप एंड प्रे के चलते रहे ऐसे ही, और आपके दर्शकों को वेल्थ बनाते रहे। तो इससे बढ़िया दिन नहीं, इससे बड़ा मुहूर्त नहीं, आपको गारंटी करता हूँ इस आज जो लेगा वो नफा ही नफा कमाएगा। तो संजीव जी, आपकी तरफ से रिटर्न गिफ्ट होना चाहिए फिर तो आज हमारे व्यूअर्स का।
जरूर जरूर रिटर्न गिफ्ट भी है, और अगले हफ्ते आपके साथ सेलिब्रेट भी करेंगे मुंबई में, क्योंकि मुझे लगता है जो पेसिमिज्म ओवरडन हो गई, वो जो भी कारण था, मिड कैप में फ्रॉड, थोड़ा वैल्यूएशन अनकंफर्ट, थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड, वो सब प्राइस इन हो गया. बॉन्ड यील्ड्स हैव फॉलन मोर देन 30 basis points फ्रॉम द हाई और 20 basis point. Oil is low to 83. Dollar is not participating. Bitcoin is at 35,000. अब आपको थोड़ा सा तो इग्नोर करना पड़ेगा अगर आपको वेल्थ बनानी है. तो ये 1-2 दिन है. इनफैक्ट मैं आज ही दावे से कहता हूं मार्केट यहां से घूमनी चाहिए. ठीक है संजीव जी, बताएं फिर आज के ट्रेड्स क्या होने चाहिए. तो देखिए आज का तो मेरा पहले एक बर्थडे गिफ्ट देता हूं, ABSL AMC. मुझे देखिए AMCs, इंश्योरेंस, ब्रोकरेजेस, ये सब इंटरमीडियरीज आर गोइंग टू डू एक्सट्रीमली वेल. और इसमें कोई दो राय नहीं कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास थ्रू SIP इज गेनिंग मोमेंटम मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर. ABSL AMC हैज अंडरपरफॉर्म. मुझे लगता है 430 रुपए में इट हैज वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड. 700 का भाव मुझे दिखता है मेरे अगले जन्मदिन तक. तो ये लेके रखिए और इसको आप, ये एकदम आपके लिए डबल के ज्यादा वेल्थ बनाने की आशंका रखता है. दूसरा, आज और कल के लिए होएगा मेरे लिए मेटल्स. मेरे को लगता है मेटल में चाइना की तरफ से जो रुझान आ रहा है, स्पेशलिटी केमिकल की तरफ जो रुझान आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग पॉजिटिव. और मेटल्स में आई थिंक दिस वॉर इज गोइंग टू ऐड टू मोर कमोडिटीज गोइंग अप. हिंडाल्को इज माय टॉप पिक. 455 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 435, टारगेट ऑफ 500, एंड 500 कैन कम फास्टर देन यू थॉट, मे बी बाय नेक्स्ट वीकेंड. सेकेंड वुड बी जिंदल स्टील, अगेन अ प्रॉक्सी, जो मुझे लगता है स्टील प्राइसेस आर अक्रॉस द बोर्ड गोइंग टू राइज फ्रॉम द फर्स्ट. और जिंदल स्टील विल आर्ग्यूबली हैव वन ऑफ द बेस्ट प्लेस गिवन इट्स रीजन कंटेंट एंड गिवन इट्स आउटलुक. तो जिंदल स्टील एट 630 is a very good buy. 635, stop loss of 615 and target of closer to 700. ये दोनों मेरे ये 2 हफ्ते के पिक्स हैं, हफ्ते 10 दिन के. और ABSL मेरा 1 ईयर का पिक है. ठीक है. आदित्य बिरला सन लाइफ, ये 1 साल का और ये 2 हफ्ते, तो मतलब मेटल में जो ट्रेड वाला जो मोमेंटम है ना, कि आप ट्रेड के मौके खोजिए, वो संजीव सर भी आपको वही सुझा रहे हैं. सर बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिवस की. सर ये बताइए कि आज तो आपका कन्विक्शन भी है कि बाजार रिवर्स करेगा, तो आज के लिए अगर किसी को शेयर खोजने तो वो कौन से होंगे आपकी तरफ से? थैंक यू अभिषेक, आपके बहुत बहुत धन्यवाद. आज आप सिर्फ इंडेक्स लीजिए सर. मेरी बात याद रखना, बाजार चलेगा तो रिलायंस, HDFC बैंक चलेंगे. बैंक निफ्टी और निफ्टी बहुत ओवरसोल्ड है और ये 19,150 से लेके 300 में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग का आपको मोमेंटम दिखेगा. सिमिलरली 43,000 पे बैंक निफ्टी, 46,000 वाला आपको बहुत अच्छे पोजीशन में है. RBI is sounding extremely dovish. He is cautious on yields. He says yields will not rise. Thirdly, oil, bonds, dollar सब आपको वीकनेस दिखा रहा है और बिटकॉइन स्ट्रेंथ दिखा रहा है. क्रेडिट गोल्ड इज अक्रॉस द बोर्ड. तो दोनों इंडेक्सेस लीजिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी. और अगले हफ्ते 1 तारीख को जब आपको मिलूंगा तो आप देखिए, जिन्होंने इंडेक्स ही लिया, दे विल बी लाफिंग देयर वे टू द बैंक. बढ़िया सर, बढ़िया. एक बार फिर से आपको बहुत बधाई, बहुत शुक्रिया आज इस दिन पर जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये तमाम मौके बताने के लिए बाजार में. संगम शनिवार 28 अक्टूबर सुबह 10 बजे से लगातार, जहां पर जुड़ेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के महारथी और आपको कराएंगे तमाम ज्ञान की बातें, और कमाई तो आपकी होगी हुई. अमीर बनने के जितने फॉर्मूले हो सकते हैं म्यूचुअल फंड के रास्ते से जो होकर जाते हैं, सारे के सारे आपको हम बताएंगे. ये हमारा आपसे वादा है. लेकिन अब चलिए लेकर आते हैं आपके लिए खास सेगमेंट, मुनाफे का फंडा. और मार्केट एक्सपर्ट हिमांग जानी हमारे साथ है मुनाफे का फंडा लेकर. हिमांग जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए. स्वागत है टीनो स्वदेश पर. बताइए आज कौन से शेयर हैं आपके लिस्ट में आज? गुड मॉर्निंग. मैंने फर्स्ट पिक जो चुना है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट. और क्या हो रहा है इंडस्ट्री में कि एक तो कंसोलिडेशन हो रहा है. अदानी ने जो ACC अंबुजा ले लिया, उसके बाद थोड़े बहुत M&A भी हुए हैं. तो जो कंसोलिडेशन है वो और
बढ़ेगा आगे, जो एक मार्केट लीडर के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियरी होता है। दूसरा कि जो एक्सपेंशन है अल्ट्राटेक की, वो लगातार बैलेंस शीट को लेवरेज किए बिना कर रही है कंपनी, जो एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि जो कॉस्ट प्रेशर्स थे वो कहीं ना कहीं पिक आउट हो चुके हैं, तो जो मार्जिन स्टेबिलिटी या रिकवरी है वो प्ले आउट होगी। और हम देख रहे हैं मुंबई में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किस तरह से चल रही है। हालांकि जो एयर क्वालिटी और जो पोल्यूशन है वो डेफिनेटली बहुत ही मतलब एडवर्स है, पर ये दर्शाता है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है, जो सीमेंट प्लेयर्स के लिए अच्छी है। तो 20 से 22% के अपसाइड के लिए अल्ट्राटेक रहेगा स्टॉक। हालांकि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है, वीकनेस हम देख रहे हैं, तो एक या दो पार्ट में बाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो दूसरा स्टॉक है मेरा वो है पूनावाला फिनकॉर्प। कंपनी ने नतीजे अभी घोषित किए थे, काफी अच्छी 95% की पैट की ग्रोथ हुई है। और हमें लगता है कि एक फाउंडेशन कंपनी ने बना दिया है सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी का। और आगे मुझे लगता है कि मिड कैप के अंदर बहुत चुनिंदा ऐसी कंपनी होगी जो 40 से 50% की लगातार 2-3 साल के लिए ग्रोथ दे सकती है। तो पूनावाला इज वन ऑफ द प्रेफर्ड पिक्स इन द एनबीएफसी, उसमें भी लगभग 18-20% की अपसाइड देख रहे हैं। ठीक है। तो पूनावाला फिनकॉर्प है आपकी लिस्ट के अंदर 442 का। हेमांग यही शेयर है, इसके अलावा कोई और भी है, कुछ और एडिशन? ये दो मैंने लगाए थे एज ए प्रेफर्ड पिक, पर उसके अलावा अगर बात करें तो डेफिनेटली इंडियन होटल्स, पेटीएम, ये दो स्टॉक भी हमारे रडार में है, क्योंकि जो होटल्स और हॉस्पिटैलिटी है उसमें हम देख रहे हैं किस तरह की ऑक्यूपेंसी, और वर्ल्ड कप का भी है, हॉलिडे सीजन, दिवाली, और स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। तो बेस्ट पार्ट अबाउट बाइंग दी स्टॉक्स इज दैट कि आप मोमेंटम चेज नहीं कर रहे हो, आप फंडामेंटली जो साउंड कंपनी है जहां पे आगे ग्रोथ अच्छी आएगी, वहां पे आपको अच्छे मौके लेने के लिए मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली इंडियन होटल्स को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि 10 to 15% अपसाइड तो शॉर्ट टर्म में भी मिल सकती है। और पेटीएम डेफिनेटली मुझे लगता है कि अच्छे नतीजे थे, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जोरदार तरीके से वापस आ रही है थ्रू लोन प्रोडक्ट्स टू वेल्थ, और ओवरऑल जो मंथली पैरामीटर्स है वो अच्छे। पेटीएम में भी हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है फॉर 15-20% अपसाइड। ओके, ठीक है हेमांग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा जो 2-4 शेयर और एडिशनल आपने नोटिस करवा दिए, इंडियन होटल्स, पेटीएम जैसे शेयर्स, यहाँ पर भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा अल्ट्रा और इस तरह के शेयर्स तो ऑलरेडी आपको दिए हैं उन्होंने। हेमांग बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक शेयर मेरे को पता करना है, डेरिवेटिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वो है जुबलेंट फूडवर्क। पता करते हैं सुमित मूलचंदानी से। सुमित, इस सीरीज़ वाले जिन लोगों के पास जुबलेंट पड़ा हुआ है वो अगली सीरीज़ के अंदर लेके जाएं क्या? ऐसा लग रहा है कि शायद जुबलेंट के अंदर कुछ ना कुछ तो हो रहा है। ये 520, 515 वाले लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है ये। जी देखिए, बिल्कुल आपने जो बात बोली, एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो है 510 से 515 का, और स्टॉक अभी भी अपना एक कंसोलिडेशन मूड में है रेदर देन अ बेयरिश मूड। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, स्टॉक अगर ब्रेक नहीं कर रहा है तो एक रीटेस्ट कैंडिडेट होगा। एक रीटेस्ट कैंडिडेट हमेशा बाउंस बैक अगर जब देगा आपको, वो एक बहुत बढ़िया सा देगा। तो हमें लग रहा है कि 510 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कीजिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो करीबन रहेगा 590 का। ठीक है, 3 मिनट के बाद आपको इंडिकेटिव टिक्स आना शुरू हो जाएंगे। आज मिस्टर भसीन ये कह के गए हैं कि आप इंडाइसिस को खरीदीजिए, अगला हफ्ता मोमेंटम का होगा। मैं थोड़ा इस पक्ष के साथ भी हूँ कि अगर इंडाइसिस को खरीदना है तो फिर ये मौका सही हो सकता है, अगर बेस ही बन रहा है तो। हाँ, वो क्योंकि एक्सपायरी भी सामने खड़ी है। तो एक काम करते संतोष सर, मैं एक सिचुएशन मान के चलता हूँ कि इंडाइसिस ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, लीडरशिप लाएंगे। और लीडरशिप का सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपको कौन सा लगता है? रिलायंस, HDFC, TCS, इन्फोसिस, L&T, यही 4-5 नाम है सर। एक और HUL जोड़ लो, क्योंकि आज एक ट्रेडिंग कॉल है, आपकी ही कॉल है HUL की। तो बस ये एक पॉइंट और है, माफ़ कीजिए आपकी कॉल नहीं है, आज HUL की कॉल किसी और एनालिस्ट की है, जतिन की कॉल है। बाय। तो आप ये 4-5 शेयरों का बता सकते हैं कि लीडरशिप किसके पास आ सकती है? रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है रिलायंस अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया, लेकिन उसके बावजूद भी 2240, 2220 के आसपास एक अच्छा डिमांड जोन है। इसके अलावा HDFC बैंक भी अब
कहीं ना कहीं थोड़े से बॉटमिंग आउट के साइन दे रहा है। तो अगर जो पहले एक ऋतिक शेयर कहते हैं HDFC बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, तो हो सकता है यहीं से लीडरशिप आएगी अगर बाइंग आती है। तो जो पहले ब्रॉडर मार्केट ने आउट परफॉर्म किया था, इन शेयरों ने अंडर परफॉर्म किया था। अगर अब ब्रॉडर मार्केट अंडर परफॉर्म करता है और मार्केट में बॉटम बनता है तो यही शेयर यहाँ से लीड कर सकते हैं। तो मुझे HDFC बैंक और रिलायंस ज़्यादा बेटर लगते हैं। हेवीवेट्स की बात हुई, लेकिन एक और स्पेस की बात करते हैं जो लगातार प्रेशर में है और आगे भी मुश्किलें लग रहा है खत्म नहीं हो रही हैं। हम बात करें एग्री केमिकल स्पेस की। पार्थिव के साथ एक बार इस स्पेस को डिस्कस करते हैं। पार्थिव, लास्ट क्वार्टर में भी आपको याद होगा FMC ग्लोबल एग्री कंपनी है, उन्होंने अपनी गाइडेंस घटा दी थी। लग रहा था शायद 1 या 2 क्वार्टर के लिए पेन्स होंगे, लेकिन यहाँ तो अब अगले साल तक की भी बात की जा रही है। अपनी रेवेन्यू EBITDA गाइडेंस इन्होंने और क्लियरली साइट किया है ग्लोबल डीस्टॉकिंग कंडीशंस को। आपको लगता है ये पूरा स्पेस में UPL, SRF जैसे काउंटर्स, इनके लिए प्रेशर अभी भी आगे भी रहेगा? आपने सही तरीके से बताया कि ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे हम देख रहे हैं कि एग्रोकेमिकल कंपनीज के लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस है। एक तो ये है कि ओवरऑल जो डिमांड है वो काफी टेपिड रही है। अगर आप कोई भी एग्रोकेमिकल सेंट्रिक कंपनीज की कॉल देखेंगे तो उनका मसला यही है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं आ रहा है और काफी कंपनीज ने डिसेंट कैपेसिटी बिल्डअप की है। तो हमने पास्ट में भी देखा है कि जब ये कंपनीज के अंदर जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स कम रहते हैं बिकॉज ऑफ फोरकास्टिंग ऑफ लोअर डिमांड, तो देखते हैं कि ऑपरेटिंग डीलेवरेजिंग की वजह से उनके मार्जिन्स काफी हर्ट होते हैं। लेकिन एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से सेकेंड हाफ में स्पेशली जो डोमेस्टिक सेंट्रिक एग्रोकेमिकल कंपनीज है वहां पे काफी मैनेजमेंट का ये मानना है कि ओवरऑल आई थिंक डिमांड ठीक ठाक रह सकती है बिकॉज जो मानसून था वो काफी ज्योग्राफीज में ऑन द लेटर हाफ वाज रीजनेबली गुड। तो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को डोमेस्टिक सेंट्रिक एग्रोकेमिकल कंपनीज पे फोकस करना चाहिए, वेदर वी टॉक ऑफ एग्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। तो उस लिहाज से हमें कोरोमंडल इंटरनेशनल ऐसी एक कंपनी है जो काफी अच्छी लग रही है। मैनेजमेंट काफी कैपेक्स कर रहा है फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जिससे आगे जाते उनके जो ग्रॉस मार्जिन है वो काफी अच्छे रहेंगे। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स में कंपनी कामगिरी करती है और मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन के लिहाज से 15 टाइम फॉरवर्ड पे ये कंपनी काफी अट्रैक्टिव है। ये कंपनी को कोई मेजर इन्वेंट्री के इश्यूज नहीं है, डीस्टॉकिंग के इश्यूज नहीं है, तो काफी डी रिस्किंग बिजनेस मॉडल बना रहे ये लोग। तो आई थिंक सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, लेकिन कोरोमंडल इंटरनेशनल एक ऐसा स्टॉक है जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे अच्छा लगता है। ये बोल रहे हैं कि ऑफ कोर्स थोड़ा सा डोमेस्टिक जो कंपनीज केटर करती हैं उस तरफ नजर होंगे, उसमें एक कोरोमंडल, और कोरोमंडल की चाल भी हम देखें तो लगातार अच्छी बनी भी हुई है। 1100 के पास, इनफैक्ट 1200 के पास टच होकर फिर ये वापस आया और पिछले 6 महीने में जहां UPL, SRF जैसी कंपनी 30-40% घट गई हैं, इसने 17% का रिटर्न भी दिया है। ठीक है, ये स्टॉक पर तो नज़र होगी, लेकिन कुछ और स्टॉक को भी डिस्कस करते हैं जहाँ ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट्स भी हैं। टीटागढ़ वैगन पर HSBC की एक रिपोर्ट आई है, टारगेट बढ़ाकर उन्होंने 970 का दिया है। अच्छे नंबर्स भी आए थे टीटागढ़ के। जतिन, टीटागढ़ पर क्या एक बाय रिकमेंडेशन होगी ट्रेडिंग के लिहाज से? टीटागढ़ में करंट लेवल से मेरे को लगता है कि थोड़ा और स्लिप हो सकता है। इसके लिए करंट लेवल से मैं बाई की रिकमेंडेशन नहीं देना चाहूंगा। अगर जो किसको सपोर्ट लेवल जानना है तो 700 से 690 का एक जोन है जहाँ पे 20 वीक एवरेजेस है, और कंसीडरिंग के मिड कैप और स्मॉल कैप में हमें मंडे को ही ब्रेकडाउन देखने मिला है, तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू गो आउटराइट एंड बाय टीटागढ़ वैगन। एक डिप की वेट करें, सपोर्ट पे आता है, बुलिश कैंडल बनाता है तो देन वी कैन कंसीडर गोइंग लॉन्ग ऑन टीटागढ़ वैगन। ठीक है, और राइट, ट्रेडिंग के लिहाज से आप इस पे अभी फिलहाल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज ट्रेडिंग के लिहाज से इंट्राडे में स्टॉक्स कौन से अच्छे चल सकते हैं जहां पर न्यूज़ फ्लो है, ब्रोकिंग हाउस की अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं और साथ ही जहां खबरों के दम पर भी एक्शन है। ये सारे स्टॉक्स में से, यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स में से ढूंढकर हमारे लिए खास नवरत्न स्टॉक अशेषा लेकर आई हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अशेषा, बताएं। जी हाँ, आज के नवरत्न शेयरों में सबसे पहले टोरेंट फार्मा की बात करेंगे। नतीजे आए सोमवार को मार्केट आवर्स के बाद, नतीजे तो अनुमान के मुताबिक आए हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री भी आई है सिप्ला स्टेक परचेज को लेकर, तो उसकी बात करेंगे। रेवेन्यूज में 16% का ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और मुनाफे में भी करीब 24% का उछाल देखने को मिला। याद रखें, सिप्ला के प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचना चाहते हैं, टोरेंट फार्मा का नाम निकल कर आया है, तो मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि अभी मैनेजमेंट कमेंट नहीं करना चाहती मार्केट स्पेक्यूलेशन को लेकर, लेकिन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, स्पेसिफिकली इंडिया M&A पर कंपनी की नजर रहेगी। तो इस रिजल्ट्स और कमेंट्री को लेकर टोरेंट फार्मा पर आज एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा PNB हाउसिंग फाइनेंस के
भी नतीजे आए, नतीजे काफ़ी अच्छे थे। एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला इस क्वार्टर में। आंकड़ों की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 46% का उछाल देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और जैसे मैंने बताया, एसेट क्वालिटी GNPA और NNPA दोनों ही पैरामीटर्स पर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला PNB हाउसिंग फाइनेंस से, और उन्होंने अपनी गाइडेंस FY24 की गाइडेंस भी मेंटेन करी है। तो काफ़ी अच्छे नतीजे हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी है और सभी पैरामीटर्स पर नतीजे अच्छे हैं, जिसके चलते इसमें भी एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा महिंद्रा लॉजिस्टिक्स नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे। इनफैक्ट बॉटम लाइन पर तो कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है इस क्वार्टर में, करीब 15.5 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है सेकेंड क्वार्टर में वर्सेस 12.2 करोड़ का प्रॉफिट जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट क्वार्टर रिपोर्ट किया था। तो काफ़ी कमज़ोर नतीजे हैं, बॉटम लाइन पर लॉस है, जिसके चलते इस स्टॉक पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा एग्रोकेमिकल स्टॉक्स की बात करते हैं। FMC लिमिटेड जो एक ग्लोबल एग्रोकेमिकल प्लेयर है, उसने अपनी गाइडेंस कट की है FY24 के लिए। उनका मानना है कि डी स्टॉकिंग अभी भी चल रहा है, जो अगले साल में भी फ्लो होता हुआ नजर आ सकता है। नेगेटिव रीड थ्रू है सभी कंपनीज के लिए। एग्रोकेमिकल कंपनीज UPL, SRF, आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन जैसी कंपनीज में भी आज नेगेटिव एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा केवल किरण क्लोथिंग काफ़ी अच्छे नतीजे आए, सेकेंड क्वार्टर के नतीजे काफ़ी अच्छे थे। रेवेन्यूज़ में 16% का उछाल देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 50 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है वर्सेस 39 करोड़ जो सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था। तो 27% का ग्रोथ काफ़ी अच्छे नतीजे है। केवल किरण क्लोथिंग पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा दो स्टॉक्स जहां पर लॉक इन था वो अब खुल जाएगा। सियाराम साई सिल्क जिसमें 5% शेयर्स लॉक्ड इन थे, और यात्रा ऑनलाइन जहां 8% शेयर्स लॉक्ड इन थे। कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है इन दोनों ही काउंटर्स में। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग का डेटा आता हुआ नजर आया सितंबर के महीने का, जहां क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग स्लो हुआ लेकिन क्रेडिट कार्ड एडिशंस में मजबूती देखने को मिली। लेकिन एक स्टॉक इन पर्टिकुलर SBI कार्ड, इस पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी। अक्रॉस द बोर्ड सभी प्लेयर्स ने क्रेडिट कार्ड एडिशन रिपोर्ट किया, लेकिन SBI कार्ड ने सबसे स्लोएस्ट क्रेडिट कार्ड एडिशन रिपोर्ट किया। नेगेटिव एक्शन इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आठवां स्टॉक जो हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज है, उसकी भी बात करेंगे। उग्रो कैपिटल एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आती हुई नजर आई है। MK ने इनिशिएट किया है कवरेज, खरीदारी की राय के साथ इनिशिएट किया गया है कवरेज, और 425 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि AUM ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, जिसके चलते रिटर्न ऑन इक्विटी एक्सपैंड होता हुआ नजर आएगा, और CAGR बेसिस पर EPS में करीब करीब 54% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है FY24 से 26 के पीरियड में। सो इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट 425 रुपीस का टारगेट, बिग बोल्ड ब्रोकरेज, जिसके चलते उग्रो कैपिटल भी पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा क्या खबर है, जो हमारा नौवां स्टॉक होता है नवरत्न शेयरों में, उस पर बात करेंगे। तो शुगर स्टॉक्स पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। याद रखें, ग्लोबली शुगर प्राइसेस एलिवेटेड पर है, 10 साल की ऊंचाई पर है। और डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस की बात करें तो इथेनॉल प्राइसेस दिवाली के पहले बढ़ सकते हैं। सूत्रों की माने तो बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है इथेनॉल प्राइसेस में। डोमेस्टिक फंड बाइंग देखने को मिल रहा है कई UP बेस्ड कंपनीज में, और अवध शुगर पर इस न्यूज़ के चलते इन पर्टिकुलर फोकस रहेगा। शुक्रिया आशीषा। तो 9 के नवरत्न, इसमें 9 शेयर आपको बताए गए हैं, और हम उम्मीद करके चलते हैं, और अक्सर ये ट्रेंड दिखा भी है पिछले दिनों जब से हमने ये सेगमेंट शुरू किया है। बहुत ज़बरदस्त मूव्स आते हैं 9 के नवरत्न वाले शेयरों में, तो इन पर नज़र आप ज़रूर रखिएगा। इसमें खबर, ब्रोकरेज रिपोर्ट, स्ट्रीट से क्या कुछ निकल के आ रहा है, क्या कुछ खबरें बाजार में पक रही हैं, वो सारा का सारा एक समग्र हम कह सकते हैं कि पैकेज आपके लिए हम लेकर आते हैं 9 के नवरत्न में। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, कुश बोहरा का स्वागत करते हैं। कुश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। बताइए आज के लिए आपकी पिक्स क्या हैं, क्या खरीदने की सलाह देंगे आप? जी हाँ अभिषेक, सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपके दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, निफ्टी पे हो सकता है कि हम एक रिबाउंड अटेम्प्ट होता हुआ देखें, जैसा कि निफ्टी सजेस्ट कर रहा है, बट मैं कहूंगा डोंट बाय टू मच इनटू इट फिलहाल, बिकॉज कॉल ऑप्शंस में राइटिंग जो है बहुत हैवी हुई है। अब इसी के विपरीत अगर मैं बैंक निफ्टी का सेटअप देखूं तो ये मुझे थोड़ा सा एनकरेजिंग लग रहा है, एटलीस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली ड्यू है।
मैं जानता हूँ ये बैंक निफ्टी जो है अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। दैट्स प्रिसाइसली व्हाट इज कॉजिंग अ केस फॉर अ शॉर्ट कवरिंग रैली ऑन द बैंक निफ्टी। अब इसी के चलते जो मेरे 2 पिक्स हैं, उनमें से एक बैंकिंग स्पेस से है। सबसे पहला है आईसीआईसीआई बैंक। ये मंडे के मार्केट फॉल में भी बहुत ज्यादा डेंट हमने इसमें नहीं देखा था। यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है बहुत ही क्लियरली विजिबल है। तो 945 960 के टारगेट्स के लिए आप आईसीआईसीआई बैंक बाय कर सकते हैं। 915 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है वो फार्मा स्पेस से है, विच इज स्पार्क, सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च। इस स्टॉक में भी अगर हम देखें तो फॉल आई है, लेकिन अपने सपोर्ट जोन के पास आके स्टॉक हॉल्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप एक फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करना चाहें 228 235 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 215 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो कुछ के ये 2 शेयर, कुछ के कड़क शेयर स्पार्क में आज स्पार्क आपको देखने को मिल सकती है। ये उनके रडार पर ये शेयर है। 228 और 235 के लक्ष्य कुछ की तरफ से। और दूसरा शेयर आईसीसी बैंक। बैंकिंग उम्मीद करके चलेंगे कि आज थोड़ा सा रिवर्सल आएगा। 945 960 के टारगेट से आईसीसी बैंक के लिए। लेकिन दिक्कत ये कि 950 आईसीसी बैंक, 1500 1550 एचडीएफसी बैंक उसके बीच में ही है। वो जब तक थोड़ा सा ऊपर की तरफ चाल नहीं निकल के आती है तब तक शायद कन्विक्शन नहीं आ पाएगा। ये एक चैलेंज जरूर रहने वाला है बैंकिंग स्टॉक्स में, खासतौर से ये लार्ज कैप में। वेदांत फैशंस की बात कर रहे थे, लेकिन वेदांता का शेयर भी आज फोकस में है क्योंकि अजय गोयल सीएफओ के तौर पर उनकी नियुक्ति हो गई है। मतलब दोबारा वो आ रहे हैं वेदांत में, और इसके पहले भी बायजू में वो पदभार संभाल रहे थे। सोनल श्रीवास्तव जो कि सीएफओ थी, उन्होंने बहुत ही अहम जंक्चर पे ये कंपनी छोड़ी जबकि रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान हुआ, कंपनी के कारोबार को 6 हिस्सों में बांटने का फैसला हुआ, लेकिन उनके इस्तीफे की खबर आ गई और अब रीअपॉइंटमेंट एक तरह से कह सकते हैं अजय गोयल की सीएफओ के तौर पर। इस खबर को आप किस तरह से देख रहे हैं पार्थिव? क्योंकि 215 रुपए का भाव है, एक बहुत ही क्रूशियल भूमिका होगी सीएफओ की। और एक ना खबर भी आई है, वेदांता ग्रुप की कंपनी स्टरलाइट पावर, उन्होंने सिंगापुर सरकार का सॉवरेन वेल्थ फंड है जीआईसी, उसके साथ एक जॉइंट वेंचर किया है ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं वेदांता को इस भाव पर? आप वेदांता का प्रेस रिलीज देखें तो उन्होंने जो रीहायरिंग प्रोग्राम है वो घर वापसी नाम दिया है। मिस्टर अजय गोयल जॉइन्स बैक द कंपनी, तो दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट सीम्स। सी फ्रैंकली वेदांता जैसी कंपनी के लिए अभी बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स की जरूरत है, बिकॉज ओवरऑल अगर आप देखें तो जिस तरह से मैनेजमेंट में पास में बहुत बड़ी डिविडेंड्स देके आज की तारीख में कंपनी की अगर मैं लिक्विडिटी पोजीशन देखूं तो काफी नरम रह चुकी है, और आगे जाते अगर कोई भी कमोडिटी सेंट्रिक रिस्क रहता है तो आई थिंक ये कंपनी आई थिंक डेफिनेटली एक प्रॉब्लम में आ सकती है। नॉट ओनली दैट, ये जो रीस्ट्रक्चरिंग की बात है जहाँ पे ये कंपनी को 6 डिविजन्स में स्प्लिट कर रहे हैं, ये भी आई थिंक वैल्यू अनलॉकिंग के लिए किया था, लेकिन मार्केट हमेशा फॉरवर्ड डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म पे चलता है। जब से ये अनाउंसमेंट हुई है तब से आप देखिए कि वेदांता का शेयर डिक्लाइनिंग ट्रेंड में रहा है, और उसका यही रीजन है कि मार्केट्स को भी कन्विक्शन नहीं रहा कि मैनेजमेंट, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैनेजमेंट के पास वर्ल्ड क्लास एसेट्स है, लो कॉस्ट प्रोड्यूसिंग एसेट्स है, हिंदुस्तान जिंक जैसा एसेट है जो इतना कैश फ्लो जनरेट करता है ग्रुप के लिए, तो ये डीमर्जर के बाद मैनेजमेंट कैपिटल एलोकेशन कैसा करेगा, क्योंकि पास्ट में इतना जो डिविडेंड दिया है वो मार्केट बिल्कुल सो ठीक है पार्थिव जी, वेदांता पर ये व्यू। बाजार खुलने में 4 मिनट के आसपास का समय रह गया, लेकिन चूंकि कमोडिटीज की बात हो रही है और विश्वमोहन को जोड़ लेते हैं, कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग कैसे हो रही है और आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बन रहे हैं? विश्वमोहन हमारे साथ हैं। विश्वमोहन बताइए। देखिए, गोल्ड और सिल्वर की आज बहुत ही सुस्त शुरुआत हुई है। गोल्ड की बात करें तो आज 60,500 रुपए के नीचे है, हल्की कमजोरी यहां पर दिख रही है। चांदी की बात करें तो यहां पर भी 100 अंकों के आसपास की गिरावट है, 71,700 के नीचे। कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट में 3 दिनों में 5% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। ब्रेंट में भी गिरावट है $88 के आसपास। एमसीएक्स पर भाव 6,970 के आसपास। नेचुरल गैस में तेजी है और सारे ही बेस मेटल्स में भी आज ठीक ठाक तेजी दिख रही है, 1/4 से आधे % तक की तेजी दिख रही है। एक आध काउंटर ऐसे है जहां पर सुस्ती के साथ बेस मेटल्स में कारोबार हो रहा है। लेकिन आज के सत्र में बाजार खुलने के बाद आज आपको कहां पर ट्रेड करना है, तो गोल्ड और सिल्वर यहां पर खरीदारी की राय आ रही है दिनेश सोमानी जी की। उनको लग रहा है कि आज शुरुआती कारोबार में ही खरीदे। 60,780 रुपए तक ऊपर पहला टारगेट है, फिर 60,900 तक भी 950 तक भी जा सकता है। चांदी भी खरीदारी की सलाह है। चांदी में भी लग रहा है कि आज जो गिरावट है यहां पर मौका देखना चाहिए एंट्री
का और 72,400 और फिर 72,900 रुपए तक चांदी जा सकती है। आखिरी कॉल एग्री मार्केट से है। हालांकि एग्री के मार्केट 10 बजे शुरुआत होती है, लेकिन उनको लग रहा है खुलते ही आज एंट्री करनी चाहिए ग्वारगम में। आज अगर वहां पे मौका मिले तो 12,180 के आसपास यहां पर एंट्री करनी चाहिए। जो क्लोजिंग हुई थी 12,275 के आसपास, तो 12,450 के टारगेट के लिए ग्वारगम खरीदे। आज 3 टॉप ट्रेड है आज शुरुआती कारोबार के लिए। आपने एक अच्छी खबर तो बताई है ट्रेडर्स के लिए कि सोने और चांदी के अंदर मोमेंटम रहेगा पॉजिटिव, लेकिन एक कंज्यूमर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। अब क्या ना, धनतेरस आने को आप बता रहे सिल्वर के दाम और बढ़ेंगे। अभी आपने अपनी ट्रेडिंग कॉल में बताया, तो थोड़ा विश्वमोहन को आप पूरे 20 दिन और गौर से सुनिएगा। वो आपको ये भी बता देंगे कि 20 दिन में गोल्ड के प्राइसेस कितने बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 11:30 बजे उनका एक स्पेशल शो भी होगा, उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट है मार्केट ओपनिंग का। एक बार फटाफट से चेक कर लेते हैं कि आज बाजार कैसे फ्रीज हुआ है। पहले तो निफ्टी एक बार ज़रा दिखाइए। निफ्टी से बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को कि निफ्टी चल जाएगा, हो जाएगा। हमारा भी मानना है कि चलना चाहिए, लेकिन डाटा अभी अलाउ नहीं कर रहा कि बहुत चल जाएगा। तो पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं? 4। तो 4 पॉइंट है सिर्फ। 40 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी दिख रहा था, तो इसलिए आप थोड़ा रुक जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है। मैंने फिर से कई बार बोलता हूँ कि आप एक बार अच्छा खरीद लीजिए ना, तो आप एक ही बार रोएंगे। गलत खरीद लेंगे तो आपको बार बार हर दिन रोना पड़ेगा। बैंक निफ्टी पॉइंट अच्छा है, इसके पास 300 का एक सपोर्ट एरिया में गैप है। सपोर्ट है 43,000 का, खुल रहा है 308 पे, तो इसके पास तो 300 पॉइंट है नीचे जाने पे। तो ये ज़्यादा एरिया अच्छा है, और इसमें ऑलरेडी थोड़ी देर पहले भी आईसीआईसीआई बैंक पे भी नोटिस हमको खुश करवा रहे थे। इस शेयर पे ध्यान रखिएगा। एचडीएफसी और कोटक के अलावा अगर कोई बैंक है जो इस समय ठीक कंडीशन में है डाटा के हिसाब से भी, वो आईसीआईसीआई बैंक है। मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ टॉप गेनर कौन कौन से। हिंडाल्को, एसबीआई, टाटा स्टील और एचडीएफसी बैंक, ये सब खुल रहे हैं 1-1% ऊपर। तो इसमें एचडीएफसी बैंक की वेटेज काम आएगी, एसबीआई का बैंकिंग का कन्विक्शन काम आएगा, हिंडाल्को, टाटा स्टील ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा रिलीफ का काम आएगा। ये डॉलर इंडेक्स थोड़ा ही नीचे होने से ये तुरंत मेटल इंपैक्ट आता है और बैंकिंग इंपैक्ट आता है, वो अपनी स्क्रीन पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। दूसरा है एशियन पेंट, क्रूड का थोड़ा फॉल, इसका बेनिफिशियरी, और इंडसन बैंक भी आज 0.5% ऊपर है। तो इतनी बुरी भी लिस्ट नहीं है, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं है। इसमें रिलायंस, एल&टी, एचयूएल जैसे शेयर्स अभी गुम हैं। कमजोरी में भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, रिलायंस, ये सब आधे % नीचे हैं। टीसीएस भी अभी 0.5% नीचे है, इसलिए मेरे पास थोड़ा समय हमको और लगेगा शायद ठीक होने के लिए। डेल्टा कॉप खुल रहा है 6% ऊपर, क्योंकि जो कोर्ट ने बात की है वो गंभीर बात की थी, इसलिए डेल्टा कॉप पे ध्यान रखिएगा। 6% गैप के खुलने पर लेना है नहीं लेना, 2 मिनट रुक जाइए, वॉल्यूम सब चेक कर लें, उसके बाद देखते हैं। एडवांस डिक्लाइन आज ठीक है, भले आपको निफ्टी पर पॉइंट्स ज़्यादा नहीं मिल रहे, बट एडवांस डिक्लाइन पे आपको नंबर काफ़ी बड़े गैप के साथ मिल रहे हैं। वो 11 वर्सेस 300 है, तो ये अच्छा पॉइंट है। हो सकता है बाजार थोड़ा रीगेन करे। 19,300 का जो एक किला टूट गया था, वापस से मार्केट ने उसको पा लिया 30 पॉइंट गेन के साथ। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि बाजार इसी तरह से टिका रहे ना, तब भी आपको हौसला बुलंद हो जाएगा। अगर ये नहीं टिकता तो फिर दिक्कत आएगी। भले बढ़े ना बढ़े, टिक जरूर जाए, ताकि गिरावट का एक फॉल खत्म हो जाए। निफ्टी बैंक अब 200 पॉइंट ऊपर है, 350 का लेवल इसके पास आ चुका है। 42 पॉइंट की बढ़त अब आपको निफ्टी पे दिख रही होगी, 1375 है। मैं फिर से बोलूंगा, कई लोगों को ऐसा लग रहा हो हमसे 30-40 पॉइंट चले गए, ओपनिंग में सौदा पंच करते तो मिल जाते। बॉस रुक जाइए, अभी आप थोड़ा और इसको पक्का हो जाने दीजिए, और ये जैसे अभी कच्चा घड़ा भी और पक्का हो जाएगा ना, फिर आप पानी भरेंगे तो बिल्कुल चोएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, आज जरा निफ्टी के गेनर्स लेके आते हैं स्क्रीन पर। हिंडाल्को, टाटा स्टील, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, अदानी के 2 शेयर आज स्क्रीन पे पहले दिख रहे हैं, इसलिए इन दोनों पे ही फोकस करना, कैश के स्टॉक्स को छोड़ देना। पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेज ये निफ्टी के गेनर्स हैं। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, एचसीएल टेक, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज गेनर की सूची में हैं। एनटीपीसी कमजोर है आज, भारतीय एयरटेल कमजोर है, एचडीएफसी लाइफ कमजोर है, ये करीब 0.5% नीचे है। डिक्लाइंस जस्ट के 10 खड़े हैं, एडवांसेस की संख्या बढ़ते हुए अब 1500 हो गई है। ये कुछ बदला लेने की फिराक में है कि आपने हमको तोड़ा था सोमवार को, बुधवार को हम अपने आप को शुद्ध कर देंगे। बुध सब कुछ शुद्ध, कुछ वैसा ही मार्केट करने की कोशिश कर रहा है। लेट इट बी, देखते हैं। अभी आपको मैं फिर से बार नोटिस करवा रहा हूँ, इस माया जाल में भी फंसना नहीं है, थोड़ा रुक जाना है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं जरा नेक्स्ट 50 जल्दी से आपको चेक कराया तो फिर हीट मैप आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट 50 के अंदर ABB, इसके अंदर अच्छा मजबूती है। अदानी ग्रीन्स, अंबुजा भी अदानी इसका ही है, तो इसलिए ये भी करीब 0.5-1% ऊपर है।
अदानी विल्मर, अदानी टोटल गैस, इन सब में भी करीब 1% तक की बढ़त है। तो अदानी के 2 शेयर, अदानी एंटरप्राइज और पोर्ट, इन दोनों पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। 41 पॉइंट की बढ़त अभी भी निफ्टी पे टिकी हुई है। आते हैं जोमेटो पे। आज संतोष जी की कॉल थी बाय की, फिलहाल थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन ये 102, 103 का अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ है, इसलिए इसका काम इस्तेमाल होगा। VBL जैसे शेयर्स में भी आज हल्की कमज़ोरी है। तो ये कुछ एक शेयर्स हैं जो हमने आपके सामने रखे। ऑयल मार्केटिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन है। ये हीट में आपकी स्क्रीन पर आ गया। इसमें 2 पहले आप कंपनीज देख रहे होंगे मेटल्स की, फिर आपको दिखेगा अडानी ग्रुप के शेयर्स, और उसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी BPCL, IOCL को जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। बैंकिंग का इकलौता शेयर है SBI, इसलिए बैंक में थोड़ा ट्रस्ट अभी कम कीजिए, IT पे थोड़ा ट्रस्ट कम कीजिए। ये जो ग्लोबल थोड़े से जो मैक्रोस ठीक हुए हैं, उसका इम्पैक्ट अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पावर ग्रिड, HDFC लाइफ, NTPC शेयर्स लाल निशान में। स्क्रीन बेहतर है, बहुत बेहतर नहीं है। आगे बढ़ते, अब अभिषेक और प्रियंका आपको आगे की कार्रवाई बताएंगे, यानी कि छोटे मझोले शेयर्स और मेहमानों के साथ कौन कौन से ट्रेड दे रहे हैं ओपनिंग के, ये दोनों बताने वाले हैं। ठीक है, आपने बताया जैसे जिन स्पेसेस से आपको मूव्स अच्छी आ रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप में देखते हैं वो रेसिप्रोकेशन दिख रहा है या नहीं, क्योंकि PSU बैंक से आपको बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स में आपको मूव दिख रही है, मेटल्स में नाल्को जैसे स्टॉक्स में आपको मूव दिख रही है, और बैंक्स हो, फाइनेंस हो, पूनावाला फिनकॉर्प जैसे स्टॉक्स, गैस काउंटर्स हैमर्ड हुए थे लास्ट वीक, वहां पर थोड़ी सी रेस्पाइट आपको दिख रही है। यूनियन बैंक जैसे PSU स्पेस में स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं, और टाटा टेली जैसे स्टॉक्स में तो 6% तक का भी मूव आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। और थोड़ा न्यू एज स्टॉक्स में हेल्थ केयर स्टॉक्स आज थोड़े से आपको लगाड़ दिख रहे हैं और उनमें गिरावट ज़्यादा है। मैक्स हेल्थ केयर 2% नीचे है। PB फिनटेक जैसे काउंटर्स, डिलीवरी जैसे काउंटर्स, वहाँ पर थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप में भी एक बार देख लेते हैं कि वहाँ किस तरह की मूव है। स्मॉल कैप में भी जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं उनमें डेल्टा कॉर्प अभी आपने टच बेस किया ही, और साथ ही शुगर काउंटर्स की भी बात हो रही थी। शुगर और कैपिटल गुड्स काउंटर्स में त्रिवेणी जैसे स्टॉक्स हैं, वहां पर आप देखें 5-5.5%, श्री रेणुका शुगर 4%, जो अभी हमें अशेषा बता के गई थी कि शुगर प्राइसेस फिर से एक सर्च पर है और यहाँ पर और एथेनॉल प्राइसेस बढ़ सकते हैं। इन सब के चलते आप देख रहे हैं कि इनमें मूव दिख रही है। तो इस वक्त बैंक्स अच्छे चल रहे हैं, मेटल्स सब पॉकेट्स में आप बात करें तो शुगर जैसे इस पॉकेट्स में अच्छी मूव है। अब चलिए एक्सपर्ट से भी जुड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं कि उनके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे। बताएं सोनिया, आपका आज का ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? दीपक नाइट्रेट सेल में आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपको हल्का सा राइज मिले अराउंड 20-25, तो आप उसी लेवल से सेल कीजिए। 2050 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट रहेगा 1990, 1980 का। क्या होगा मॉर्निंग? कुछ कुड यू हियर मी, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? हाँ प्रियंका, देखिए मेरी नजर फिर से एक बार MCX पे जा रही है। अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। आज भी अगर आप देखें तो 2% की गैप अप ओपनिंग है, 5 मिनट हुए हैं बट सस्टेन हो रहा है। यहाँ पे आप चाहें तो 2300 और 2340 के 2 टारगेट्स के लिए इसमें एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आप लेके चले 2220 के आसपास। तो MCX इज वन स्टॉक दैट आई हैव ऑन माय रेडार। ठीक है, MCX फिर से इनफैक्ट ये रुका ही कब था, सिर्फ एक आध दिन के लिए रुका था जब थोड़े से टेक्निकल ग्लिच थे 2253 पर, और यहाँ से अपसाइड के लिए कुछ को पसंद आता है स्टॉक। सुमित, आपका स्टॉक कौन सा होगा ओपनिंग स्टॉक? यहाँ पे HDFC AMC पे आप ध्यान रखिए, काफी अच्छा कैंडिडेट लग रहा है और यहाँ से गेन मोमेंटम अभी और भी बन सकता है। 2820 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 2855 करंट मार्केट प्राइस है, टारगेट रहेगा 2900 एंड 2925। HDFC AMC स्टॉक्स पर नजर रखें। HDFC AMC, आदित्य बिरला सन लाइफ, आज संजीव बसीन लॉन्ग टर्म के लिए भी बता के गए हैं, और पोजिशन बैठी थोड़ी सी सुमित मूलचंदानी भी देते हैं। संतोष, आपका आज का ट्रेड, ओपनिंग ट्रेड? मेरे रडार पे बालकृष्ण इंडस्ट्री है। हम मंडे के ट्रेडिंग सेशन में भी देखें तो जहां मार्केट लो पे बंद हुआ था, करीबन डेज हाई के आसपास ही बंद हुआ था, स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे बंद हुआ और आज फिर से मोमेंटम दिखा रहा है। यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 2600 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 2675 का टारगेट रहेगा। शुगर स्टॉक्स के अंदर आज काफ़ी दम है और खबर है, हालांकि कमोडिटीज़ के हवाले से भी खबर है कि इंटरनेशनल शुगर के जो प्राइसेस हैं वो अपने 12 साल के हाई पे पहुंच गए हैं। हमारे पास जो खबर थी, जो आशीषा ने आपको नोटिस करवाई, वो खबर ये थी कि जो
खासकर यूपी बेस्ड शुगर कंपनीज है ना, वहाँ पे 2-4 फंड ने मन बना लिया अच्छे से पोजीशनिंग लेने की और उन्होंने लेना भी शुरू कर दिया। दूसरी खबर यह है कि एथेनॉल के प्राइजेस बढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ये कभी भी फैसला आ सकता है। आज 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट से ही सिर्फ पास होना बाकी रह गया। अमूमन विश्वमोहन ने भी एक बार आपको नोटिस करवाया होगा, ये 2 से 2.5 रुपये तक के करीब दाम बढ़ सकते हैं। 2 कैटेगरी के एथेनॉल होते हैं तो उस पर दाम बढ़ सकते हैं। आज शुगर स्टॉक की खबर हमने आपको सुबह नवरत्न शेयर के अंदर दी थी। आशीषा ने क्या खबर वाले सेगमेंट के अंदर बताई, सारे के सारे शुगर स्टॉक्स बकायदा डेज हाई पे, किसी में 2% तो किसी में 5% की शानदार तेजी के साथ आज चलते हुए दिख रहे हैं। शुगर कंपनीज पे एक बार पार्थिव का एक टेक ओवर ले लेते हैं। पार्थिव, पहले एक ना कॉमन प्रॉब्लम हुआ करती थी कि इनके पास पैसे नहीं आएंगे, गवर्नमेंट फंडिंग होगी, फिर इनके कुछ स्टेट एडवाइजरी प्राइजेस बन गए, फिर सब कुछ हुआ। अब ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि इन्होंने अपने बिजनेस ही बदल दिए। अब तो कहते हैं हम एथेनॉल वाली कंपनीज हैं। रेणुका का तो मेजोरिटी बिजनेस अब एथेनॉल से आ रहा है और जिसकी प्राइसिंग बढ़ने की बात है, जो एसेंशियल कमोडिटी हो चुकी है अब। तो शुगर कंपनीज को सिर्फ अब शुगर की नज़र से ना देखें, एथेनॉल की नज़र से भी देखें। एब्सोल्युटली, बहुत सही बात बताई आपने। बिकॉज जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है जहाँ पे एथेनॉल को फ्यूल में ब्लेंडिंग कर रहे हैं, और ये आई थिंक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल रहा है। और काफी जो शुगर कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल है, जो ट्रेडिशनली बहुत ही सिक्लिकल रहता था, लिंक टू लॉट ऑफ ग्लोबल शुगर प्राइसेस, डोमेस्टिक सप्लाई डिमांड, तो उस लिहाज से पास में हमने देखा था कि जो शुगर मिल्स थी उनको दिक्कत रहती थी टू पे द अरियर्स टू द फार्मर्स। लेकिन गवर्नमेंट ने आई थिंक एक अच्छा फॉर्मूला निकाला है जहाँ पे एथेनॉल एज अ बाय प्रोडक्ट जो शुगर कंपनीज के लिए रहता है, वहां पे उनको इंसेंटिवाइज किया। और उसके बाद हमने देखा काफी शुगर कंपनीज ने इथेनॉल के प्लांट्स डाले हैं। दैट वाज अ बिग बूम इन टर्म्स ऑफ पुटिंग अप इथेनॉल प्लांट्स। तो उस लिहाज से अभी ये जो शुगर कंपनीज है उनके पास एक अच्छा कैश फ्लो जनरेशन मॉडल है, और गवर्नमेंट ने टाइमली प्राइस रिविजन भी किए, और उनको जो शुगर के इथेनॉल का जो बाय प्रोडक्ट है उसके जो रिसीवेबल्स है टाइमली मिल जाते हैं। हमें लगता है ये सेक्टर में इन्वेस्टर शुड लुक एट फ्रंट लाइन नेम्स लाइक बलरामपुर चीनी और ईआईडी पेरी। यहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव है, और फ्रंट लाइन नेम्स में आगे जाते हमें लग रहा है फंड एक्शन ज्यादा रहेगा और इधर अच्छा रिटर्न्स बच सकता है इन्वेस्टर्स। डन। एक और शेयर मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूँ, टिपिकली ठीक एक्सपायरी से पहले एफ&ओ बैन से बाहर हुआ है और शेयर एक्सपायरी का ही शेयर है। उसका नाम है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, आपको अच्छे से पता होगा। खुश, आपने भी इसको नोटिस किया होगा। ये एफ&ओ बैन से बाहर हुआ है और आरबीएल चला गया। इकलौता शेयर था जो बैन में था, वो बाहर हो गया। अब आरबीएल ही है सिर्फ। ज़रा ये देख के बताइए मेरे को, आज, कल, परसों और तरसों यानी कि फ्राइडे तक, मैं उससे मंडे भी आप जोड़ लो, चलो मंडे तक के लिए इंडिया बुल्स लेना है बस। मेरे को सिर्फ प्राइस एक्शन लेना है। मेरे को पता है 4 दिन बाद फिर गुम हो जाएगा ये शेयर। बताइए क्या करें सर। तो डिब्बी देखिए, एक शार्प प्राइस के बाद अगर हम नियर टर्म ट्रेंड देखें इसका, तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में ही रहा है। हालांकि एक 155 के सपोर्ट से ही रिबाउंड हो रहा है, बट मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वॉचफुल रहें इसमें। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तब इट मेक्स सेंस टू परहैप्स गो लॉन्ग ऑन इट। शॉर्ट कवरिंग रैली के इसमें ड्यू है, तो उसके चलते अगर आप 170 175 के टारगेट्स के लिए लेना चाहें विद स्टॉप लॉस ऑफ 158, देन इट्स फाइन। वरना मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इसमें आप वेट एंड वॉच रखें। अगर थोड़े कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड रखें। नियर टर्म में जो इसकी फॉल है, ये फिलहाल कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है एटलीस्ट साइडवेज कंसोलिडेशन का जो जोन है उसमें ये जा सकता है, बट दिस इज ओनली फॉर अग्रेसिव ट्रेडर्स। एंड जैसा बता रहे हैं कि एफ&ओ बैन में चला जाता है तब इसका जो अपस्विंग है ये और आना या कैप्चर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। सो वंस अगेन फॉर अग्रेसिव ट्रेडर्स 158 का सपोर्ट एंड 170 तक के टारगेट्स के लिए आप इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, 170 तक के लक्ष्य के लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग को आप लॉन्ग कर सकते हैं। आज वायदा बाजार का दूसरा सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है और पहले नंबर पर है डेल्टा कॉर्प, जिसकी की पूरी उम्मीद थी हाई कोर्ट के जो आदेश आए हैं कि इनसे कोई डिमांड नोटिस ना की जाए बिना हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किए, और वो अच्छे से प्ले कर रही है। आज शेयर के लिए 6.5% के आसपास की तेजी है। और निफ्टी का जो टॉप गेनर आज है हिंडाल्को, आपको बहुत ही क्लियर कट ये बोल के गए हैं संजीव हुसैन कि ये इसमें ट्रेड के मौके खोजिए, और 15 दिन के लिए ये कॉल देखे गए थे हिंडाल्को और जिंदल स्टील को। हिंडाल्को है निफ्टी का टॉप गेनर, 2.5% के आसपास की मजबूती वहां पर हम देख रहे हैं। लेकिन कमजोरी है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में। नतीजे कमजोर आए थे और उसकी आशंका थी कि शेयर आज भी ये गिरेगा। 4% कमजोर है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का शेयर। सोनी जरा चेक कीजिए अभी ये कितना कमजोर हो सकता है और क्या करना चाहिए शेयर में।
कि महिंद्रा लॉजिस्टिक्स अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से आज चार्ट्स के अनुसार एकदम सपोर्ट पे ही आ गया है 350। अगर क्लोजिंग बेसिस पे 350 होल्ड करे तो शायद यहाँ से थोड़ी बहुत बाउंस बैक मिल सकता है आपको अप टू लेवल्स ऑफ 365 370। एक रेजिस्टेंस बन गया है, आई थिंक 370 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो शायद ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन मिल सकता है। वो तब तक के लिए अवॉइड कीजिए। और आज भी इसी लेवल पे हालांकि सपोर्ट पे आ गया है, बट ऐसा कुछ इंडिकेशन है नहीं कि सपोर्ट होल्ड कर सकता है कि नहीं, तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए इसमें। एंड अगर आज क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर सकता है तो बेहतर रहेगा 370 लेवल्स तक देखने के लिए। ठीक है, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पर ये भी आज देखने की फार्मा में नरमी है, आप उठा के देख लीजिए। फार्मा और हॉस्पिटल वाले शेयर, अपोलो हॉस्पिटल, डिवीज लैब, सिप्ला, ये कमजोर हो रहे हैं। अगर आप वायदा बाजार के शेयर भी देखेंगे तो आपको ग्लेनमार्क में कमजोरी दिखेगी 1.25% के आसपास की। टोरेंट फार्मा नतीजों के चलते कमजोर हो रहा है और नतीजे इसके थोड़े से कमजोर आए हैं। लगातार हम शेयर में कमजोरी देख रहे हैं। टोरेंट फार्मा 2.25% के आसपास की नरमी इस वक्त है। इसमें आप कुछ किस तरह की चाल देख रहे हैं? क्या अभी यहां से भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं क्या टोरेंट फार्मा को? तो अभिषेक, इसको यहाँ से शॉर्ट किया जा सकता है। एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है और स्टॉक ऑलरेडी और नीचे स्लाइड हो रहा है, बट जो दो लेवल्स मुझे दिख रहे हैं कि भाई एक सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ से थोड़े दूर है। तो पहला है 1810 का और जो दूसरा लेवल है वो है 1780 का। सो ये दो लेवल्स हैं जहां पे स्टॉक एक बॉटम फॉर्मेशन का अटेम्प्ट कर सकता है, सपोर्ट ढूंढ सकता है। बट की रेजिस्टेंस की सपोर्ट जोन्स जो थे इसके पहले के 20 डे मूविंग एवरेज के, उसको तोड़ के उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस इन दिस केस जो आपका रहेगा वो रहेगा 1875 के जो जोन्स हैं इसके आसपास। तो यहाँ से भी टोरेंट फार्मा में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। ठीक है, टोरेंट फार्मा को यहाँ से आप शॉर्ट करेंगे फर्दर, लेकिन बाजार में बहुत ज़्यादा बड़े गेंस तो आए भी नहीं, बहुत बड़ा गैप अप भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन जो गेंस आए थे वो भी इरोड हुए हैं। और आज कुश ने भी ये बात कही और उससे पहले संतोष ने भी ये बात की थी कि सेल ऑन रैली का ही वो आज की स्ट्रैटेजी इंडेक्स पर बनाएंगे। संतोष, क्या स्टेबलाइज हो सकता है बाजार या फिर यहाँ से वीक होगा? क्योंकि आप पिछले कुछ मिनटों में देखें तो जो पोजीशनिंग है, जो फ्लोज हैं, वो थोड़े थोड़े फार्मा स्पेस में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजी आपको जो डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, और अगर बाजार पर के पास क्लियर डायरेक्शन नहीं है तो क्या कोई फार्मा काउंटर है जो डिफेंसिव भी रहेगा, जिस पर और पीछे चला भी नहीं है, उस पर बेट करना बेटर होगा? कोई स्टॉक जो आपके रडार पर आ रहा हो, पोजिशनल बेट? यस, नॉर्मली मार्केट का नेचर होता है कि अगर एक दिन बड़ा फॉल या बड़ी तेजी आई होती है तो उसका फॉलो अप देता है। अगर जैसे मंडे को हमने बड़ा फॉल देखा, आज गैप अप ओपनिंग आई, तो गैप अप ओपनिंग एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी, उसका हम मंडे का फॉलो अप देखने को मिल रहा है। अब हम देखेंगे क्या निफ्टी 250 से 200 के जोन में सपोर्ट लेने में कामयाब होता है नहीं, क्योंकि 250 से 200 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर 10 बजे के आसपास यहाँ सपोर्ट ले लेता है तो कुछ रिकवरी की उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि रिस्क है, एक बार निफ्टी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज की ओर जा सकता है। तो 19,200 ब्रेक करता है तो फिर हम 18,990 और फिर 18,800 तक जा सकते हैं, जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है। और मुझे लग रहा है कि डिफेंसिव काउंटर यहाँ से बेट आउट परफॉर्म कर सकते हैं फार्मा इंडेक्स, और शायद उम्मीद भी करें कि शायद कुछ NFO भी लॉन्च होने वाले हैं फार्मा स्टॉक से रिलेटेड। मुझे डॉक्टर फार्मा रेडी अच्छा लगता है। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में भी इसमें एक मोमेंटम देखने को मिला था, लेकिन मार्केट की गिरावट की वजह से इसमें प्रेशर आया। मुझे लगता है कि यहाँ से इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 5500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके स्टॉप लॉस से खरीदिए। जैसे स्टॉक 5700 का लेवल निकालेगा, शायद हमको 6000 के लेवल बहुत जल्दी इसमें आते दिखेंगे। ठीक है, तो आपको डॉक्टर रेड्डीज इस मूव में और कुछ रीजंस पे आप बता रहे हैं, उसके चलते पसंद आता है। बिल्कुल 100 DMA के नीचे तो निफ्टी है और बैंक निफ्टी तो और ज़्यादा नीचे है, तो थोड़ा सा तो यहाँ पर स्टॉक पिकिंग आपको करनी होगी। बिल्कुल ही डे टू डे ट्रेडर है तो उनके लिए शायद 10 बजे का लेवल वॉच करना होगा, लेकिन अगर आज के ट्रेड्स लेने हैं तो कहाँ शॉर्ट कवरिंग का बाउट बढ़ सकता है? क्या BEL पर आप सुमित एक बार के लिए नजर बनाएंगे आज के लिए? देखिए, यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो स्टॉक ने अपना एक जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहीं पे ही सपोर्ट लिया है। दैट वाज अराउंड 130 टू 132 का जो जोन है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। अगर ये स्टॉक अभी भी 132 के ब्रेक कर रहा है और अवर्ली चार्ट्स पे एक क्लोजिंग बेसिस पे मुझे मिल रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे एक शॉर्ट कैंडिडेट बनेगा और नेक्स्ट टारगेट कैन बी अराउंड 126। ठीक है, मार्केट के अंदर स्विंग हैं बट वो छोटी रेंज के अंदर है, बट वो वाइल्ड स्विंग्स हैं। जैसे कि 40-45 पॉइंट ऊपर था निफ्टी,
फिर नीचे गया, फिर से 24 पॉइंट ऊपर आया। ये एक्चुअली एक सपोर्ट एरिया है मार्केट का जो 19,300 के आसपास है, फिर 19,000 आएगा। हाँ, तो यहाँ पर आके मार्केट अपने पूरे एफर्ट्स, पूरी जान लड़ा रहा है कि हम इसको ब्रेक ना करें, क्योंकि आज उसके पास मौका है। थोड़ा ग्लोबल मैक्रोस थोड़े ठीक हुए हैं और थोड़ी सी चीज़ें ठीक हुए हैं, बस और कुछ नहीं है। ये सिर्फ इंडेक्स को मैनेज करने का तरीका है। इंडाइसिस से बहुत बड़ा प्रॉफिट आ जाएगा ऐसा मेरे को लगता नहीं है, अभी तो कम से कम नहीं आएगा। ये आपको स्क्रीन देख के भी लग रहा होगा। खैर एनी हाउ, कुछ शेयर पकड़ते हैं जहाँ पर आज मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखेगा। आज शुगर स्टॉक तो ठीक है, एक बार एम्बर एंटरप्राइजेस आपको खुश ने दिया था, जहाँ तक मेरे को याद है शायद वो 2400-2500 रुपये के रेट के आसपास था कुछ, आपको ध्यान है? इसी रेट पे डिस्कस हुआ था ना। अभी ये 2900 का शेयर हो गया है। एक बार ज़रा और बताइए, आपने इसको देखा होगा तो अच्छे से चेक भी किया होगा, ज़रा चेक करना एम्बर एंटरप्राइज पे कोई ट्रेड बनता है सर? डिम्पी, आई थिंक ड्यूरिंग द शो ये स्टॉक आया था इन डिस्कशन, आई थिंक अबाउट मंडे और प्रॉब्ली प्रायर। बिल्कुल सही है। और देखो, ये इसके रेडार पे आने का कारण भी था कि इसमें वॉल्यूम और डिलीवरी अगर आप देखें तो काफी अच्छी खासी मार्कअप हुई थी ओवर द लास्ट 10 to 15 सेशंस। एक पॉजिटिव बायस के साथ स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी भी अगर आप चाहें तो एक पॉजिटिव व्यू लेके चल सकते हैं। हालांकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 3100 के जो इसके रीसेंट लेवल्स हैं इसके पास आ रहा है, बट दैट इज स्टिल सम डिस्टेंस अवे। तो मेरे हिसाब से 31-3150 के जो दो टारगेट्स हैं इसके लिए आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आज का जो डे लो है 27-25 के आसपास बना है, तो मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बना के चलूंगा। ओवरऑल सेटअप मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है और मार्केट के विपरीत इसका जो मूव है अपसाइड पे वो भी एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। तो 3150 के टारगेट्स तक के लिए एम्बर एंटरप्राइजेस में आप चाहें तो एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करके रख सकते हैं। पार्थिव, मैं 1 मिनट के लिए वापस आपके पास डेल्टा कॉप के बारे में पता करना चाहता हूँ। ये जो 5% का मूव है, आप मेरे को मालूम है आप इसको फंडामेंटली देखेंगे, लेकिन ये जो 5% का मूव है 136 तक तो आ गया। मेरे को ऐसा लगता है जो खबर का इम्पैक्ट है वो फौरी तौर पर मार्केट ने रिएक्ट कर दिया। यहाँ से चलने के लिए या तो ये कंसोलिडेट करेगा या तो कुछ और इसको करके दिखाना होगा। आप भी ऐसे मानते हैं या फिर आपको किसी और चीज़ की वेट है और पकना चाहिए अभी? आई थिंक पॉलिसी क्लैरिटी की बहुत जरूरत है। और हमने देखा है पास्ट में जब आई थिंक कोई भी सेक्टर के अंदर बहुत सारा नेगेटिविटी आता है बिकॉज ऑफ द पॉलिसी, बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन इश्यूज, तो स्टॉक ऑलमोस्ट मैंने देखा जैसे डी रेट हो गया डेल्टा कॉर्प, अभी 13 टाइम के ट्रेल मल्टीपल पे चल रहा है जो हमने डिस्कस किया। तो कोई भी थोड़ा सा भी पॉजिटिव न्यूज आता है तो हमने देखा है कि डेड कैट बाउंस जैसा आता है। फंडामेंटली अगर देखने चाहे, बिजनेस मॉडल देखने चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। इट इज जस्ट अबाउट द क्लैरिटी ऑन द टैक्सेशन। अगर ये मार्केट को आगे जाते कोई क्लैरिटी आती है, वेदर इट इज ड्रिवन बाय द कोर्ट्स और वेदर इट इज ड्रिवन बाय द चेंज ऑफ पॉलिसी इन द गवर्नमेंट, तो हम देख सकते हैं कि डेल्टा कॉर्प वापस उसके जो रीजनेबल नॉर्मल वैल्यूएशन से जो 200-210 का वैल्यू है, जहाँ पे वो 22 टाइम्स फॉरवर्ड पे कोट होता है, वो इजीली आ सकता है। लेकिन अभी के लिए आई थिंक इट्स अ वेरी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सॉर्ट ऑफ अ स्टोरी, बिकॉज अभी भी कोई मेजर क्लैरिटी नहीं आई है और आगे जाते भी ये एक ओवरहैंग रह सकता है स्टॉक के लिए। कॉर्प पर ये व्यू, लेकिन ठीक है पार्थिव जी, आप जरा ना ITDC पर व्यू दीजिए, क्योंकि हमने देखा था कि शेयर बहुत तेजी से चला था, ये 500 रुपये के ऊपर गया, वहां से प्रॉफिट टेकिंग आई, आज फिर से संभलने वाली प्रक्रिया में ये दिख रहा है और हमने देखा है कि फाइनेंशियल्स इसके इंप्रूव हुए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि वैल्यूएशन अभी भी क्या आकर्षक है या फिर वाजिब है, एंट्री की कोशिश करनी चाहिए इसमें? एक्चुअली ITDC एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे वैल्यूएशन तो डिबेटेबल है, बिकॉज 40 के बुक वैल्यू पे है और अगर देखने जाए तो प्राइस टू बुक ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का है, जो बहुत ही एक्सपेंसिव है फॉर स्पेशली अ PSU टाइप कंपनी। यहाँ पे एक ही चर्चा हो रही है कि कंपनी का जो मार्केट कैप और एंटरप्राइज वैल्यू है उससे ज्यादा कंपनी की जो फिक्स्ड एसेट्स है, और आगे जाते अगर इसको डाइवर्स किए जाए तो आई थिंक अच्छा वैल्यू क्रिएट हो सकता है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर जाना हो तो बहुत सारी दूसरी कंपनीज है। हमें अभी भी लग रहा है कि इंडियन होटल्स जैसी कंपनी आने वाले 2-3 साल में यहाँ से भी अच्छा कंपाउंडिंग कर सकती है। जो नया लिस्टेड IPO है सामी होटल्स, वहां पे भी इन्वेस्टर्स रुचि ले सकते हैं। काफी बैलेंस शीट क्लीन अप हुआ है, डेट आधा हो चुका है और आगे जाते भी अगर वो कोई एसेट मोनेटाइज करते हैं तो डेट और कम हो सकता है। 4500 कीज है, तो अच्छी स्टोरीज है यहाँ पे इन द होटल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एज कम्पेयर टू प्लेइंग इट विद ITDC।
जी पार्थिव, आपसे व्यू ना एक बार मेटल पर भी चाहेंगे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि ये बाइंग आई है मेटल स्टॉक्स में। और आप चाहे एफएनओ की लिस्ट उठा के देख लीजिए या फिर निफ्टी के टॉप गेनर्स, आज मेटल ही सपोर्ट दे रहे हैं बाजार को। अगर निफ्टी ग्रीन टेरिटरी में अगर दिख रहा है, 19,300 के ऊपर दिख रहा है, तो उसमें मेटल्स का पूरा पूरा हाथ है। हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये टॉप गेनर है। नाल्को, वेदांता और भी स्पेस में आज थोड़ी सी रौनक दिख रही है। आपको कब लगेगा पार्थिव कि ये ट्रेडिंग वाले बिट से हटकर इन्वेस्टमेंट वाले जोन में चले गए हैं शेयर ये? क्योंकि आंकड़े चीन से अच्छे आए जीडीपी के, स्टॉक्स ने शुरुआत में रिएक्ट किया, वो सारी की सारी तेजी फिजल आउट होगी, उसके बाद फिर से एक रेंज में चले गए। तो क्या अभी ट्रेडिंग वाला ही इसमें मोमेंटम बना रहेगा या फिर निवेश के कहीं कुछ मौके आपको दिख रहे हैं इस स्पेस में? देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग मेटल्स एक बहुत ही हाईली सिक्लिकल सेक्टर है और जो चाइना पे बहुत ही डिपेंडेंट है। तो हिस्टोरिकली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थीसिस तभी बनती है जब उनके अर्निंग सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड हो। प्राइस टू बुक के लिहाज से देखें तो ये कंपनीज बिलो 0.7 पे आ जाते हैं, तब ये अच्छा इन्वेस्टमेंट बनते हैं। बिकॉज जब साइकिल टर्न अराउंड होती है तब चांस नहीं मिलता और ऑलरेडी ये स्टॉक काफी रीरेट हो चुके होते हैं। अभी के लिए देखने जाए तो मेटल्स में ऐसा मानूंगा एक मिड साइकिल पे है। इट इज नॉट अ वैल्यू बाय इन द सेंस कि यहाँ पे आप ज्यादा पैसा डाल के जो 3x 5x रिटर्न्स बनता है कमोडिटी सेक्टर में, वैसा माहौल तो डेफिनेटली नहीं है अभी के लिए। मेटल जो सेक्टर है, नो डाउट डोमेस्टिक डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन जो प्राइसेस है अभी भी चाइना के स्टिमुलस पे निर्धारित है। और चाइना में जो जिस तरह का प्रॉपर्टी सेक्टर चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि मेटल के प्राइसेस में बहुत अच्छी वृद्धि हो सकती है, जिसकी वजह से आई थिंक इंडिया में जो कॉस्ट लीडर्स है वहीं पे ही इन्वेस्टर्स आई थिंक बने रहेंगे। लेकिन आई थिंक एक पोजिशनल ट्रेडिंग बेट कर सकते हैं, बिकॉज आयरन और प्राइसेस की बात करूं मैं स्टील सेक्टर में तो काफी बॉटम पे चल रहा है। तो काफी ऐसी प्रॉक्सीज है जिसको फायदा हो सकता है विद इंप्रूविंग द आयरन और प्राइसेस। ऑलराइट, एक बार आईजीएल के स्टॉक को लेकर आते हैं, क्योंकि इस पे जो ईवी पॉलिसी का जो इम्पैक्ट क्लियरली लास्ट वीक हमने देखा था, वहाँ से अभी तक कितनी रिकवरी प्ले आउट हुई है। और ये ओवर रिएक्शन भी एक बार बात हुई थी कि शायद एक ओवर रिएक्शन है, लेकिन अब जो 10% तक का हमने एक डाउनसाइड देखा था, वहाँ से और कितना रिकवरी का पॉसिबिलिटी है? अभी 1.5% आज चला हुआ है। कुछ आईजीएल पर एक रिकवरी प्ले का ट्रेड होगा यहाँ से फर्दर? प्रियंका, मैं कहूंगा ये थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक और प्रिएम्प्टिव रहेगा। मैं कहूंगा यहाँ पे अब थोड़ा वेट करें, क्योंकि अब देखिए ये 400 के जो एक राउंड फिगर वाले लेवल होते हैं उसके नीचे स्लिप हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ऑप्शंस में पोजीशन बनते हुए नजर आएगी। कोई फ्रेश शॉर्टिंग होगी तो इन्हीं लेवल्स के आसपास थोड़ा सा हो सकता है कि आप एक स्टॉप लॉस लगते हुए देखें करीब 405 के आसपास। मैं कहूंगा थोड़ा वेट करें। यहाँ पे अगर यही 405 के लेवल्स जो हैं उनको क्रॉस करता है, तब आप एक नियर टर्म जो बाउंस है उसके लिए प्ले कर सकते हैं। आज के दिन में आप रिकवरी देख रहे हैं 391 का जो लो था वहां से, लेकिन आई डोंट थिंक दिस इज आउट ऑफ द वुड्स येट। एक कंसोलिडेशन था और उसका ब्रेकडाउन हमें देखने मिला था मंडे को। आज थोड़ा सा प्रेशर है स्टॉक में, बट 405 के लेवल्स जब तक नहीं क्रॉस होते तब तक मैं फ्रेश पोजीशन इसमें नहीं इनिशिएट करूंगा। फाइन, आप कंडीशनली एंटर करेंगे इस पर, ठीक है। एल्केम लैब को एक बार लेकर आते हैं। अगर बाजार थोड़ा सा आगे चल के डिफेंसिव मोड में आ सकता है, और वो स्टॉक जहां एक कंसोलिडेशन के बाद अब क्या पॉसिबिलिटीज अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, एल्केम लैब क्या एक अच्छा ऐप ट्रेड होगा उसके लिए सोनी? अगर मैं एल्केम लैब में देखूं तो मेरे ख्याल से फ्राइडे का जो एक रेड कैंडल था वो आज एक उसका इनसाइड कैंडल पैटर्न बना रहा है, यानी कि कुछ डिसाइसिव मूवमेंट इसमें नहीं है। एक छोटा सा सिल्वर लाइनिंग हो सकता है कि अगर वो 3500 का लेवल होल्ड करे तो शायद यहाँ से थोड़ी बहुत बाउंस बैक देखने को मिल सकती है। बट मेरे ख्याल से आज भी अगर हम देखेंगे तो मतलब 3580 3600 पहुंचते इसमें थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर नजर आ सकती है। सो 3600 के ऊपर इसको डिसाइसिवली क्लोज देना पड़ेगा और सस्टेन भी करना पड़ेगा, तो तभी जाके इसमें ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन आएगा। जब तक वो नहीं होता है तो थोड़ा अवॉइड कीजिए एंड वॉच आउट फॉर द लेवल्स। 3500 अगर ब्रेक करते हैं तो और भी इसमें वीकनेस और सेलिंग प्रेशर नजर आ सकते हैं अप टू लेवल्स ऑफ 3420। सो लेवल्स का इंतजार कीजिए, या तो ऊपर की तरफ वो रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाए या तो सपोर्ट ब्रेक करे। मूव आपको रिटेल काउंटर्स पर, टेक्सटाइल काउंटर्स पर दिख रही है, उस पर क्या कन्विक्शन और अब स्ट्रांग हो जाना चाहिए आदित्य बिरला फैशन जैसे स्टॉक के लिए? क्योंकि बहुत रेंज में रहता है ये हमेशा सुमित, लेकिन इस बार ये लग रहा है अच्छी मूव दिखा रहा है और फेस्टिव रीजन भी है। क्या अब भी एक जो थोड़ी बहुत चाल चल चुका है, क्या फर्दर लेग अप के लिए अब भी इसमें एंट्री पॉइंट ढूंढना चाहिए यहाँ से?
जो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से ही उसको रिजेक्शन मिला था जो था करीबन 240। पिछले वीक अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा एक अप मूवमेंट बना था, लेकिन एक रेजिस्टेंस से ही रिजेक्शन मिला था। तो जिनके पास ऑलरेडी होल्ड है, मैं बोलूंगा बने रहिए यहाँ पे। एक 210 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और फ्रेश मोमेंटम फिर से क्रिएट हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अबव द लेवल ऑफ 227। तो वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए और जैसे ये लेवल क्रॉस होगी बिल्कुल मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख रहा हूँ। इंडाइसिस में आपको फिर से बरेरा नोटिस करवा लेता हूँ, सिर्फ नोटिस ही करवाना और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर 32 पॉइंट की तेज़ी है। बाजार कोशिश कर रहा है कि अपने गेंस को किसी तरह से मेंटेन रखे। एक दो शेयर जरा और चेक करते। गेल इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था अक्टूबर सीरीज़ का कि ये अच्छे से चलेगा, लेकिन इसे फेल हो गया। क्या अगली सीरीज़ के लिए इसको रोल ओवर करके जाना है कि नहीं जाना? सोनी जरा आप चेक करके बताएंगे। गेल आपने भी नोटिस किया था, स्विंग का बेनिफिट तो मिला लेकिन पोजिशनली वैसे बेनिफिट नहीं मिल पाया। तो जिनके पास पोजीशंस पड़ी उनका रोल ओवर का नंबर जरा चेक करवा दीजिए, करना है कि नहीं करना मैम? जी, डिम्पी जी अगर देखेंगे गेल में तो जैसे कि मैंने एक बार मेंशन किया था अगस्त के सीरीज में एक बार वो 133 134 लेवल तक जाके थोड़ा वहां से नीचे आया था। तो मेरे ख्याल से इस बार भी जो हम देख रहे हैं उसी लेवल को क्रॉस करने पाया है। सो नीचे का लेवल्स जो है अभी भी सस्टेनेबल है। 115 का इसका एक जो ब्रेकआउट लेवल था वो उसके ऊपर अभी भी सस्टेन कर रहा है। डेफिनेटली आप इसको रोल ओवर कर सकते हैं। आप इसको पोजिशनल ट्रेड के अनुसार मानिए, यानी कि नवंबर सीरीज में भी चांसेस है इसके काफी अच्छे होने के। 115 का जब तक होल्ड करता है लेवल, यहाँ से रिबाउंड कर सकता है अगेन अप टू लेवल्स ऑफ 125 टू 128। सो वो इसी रेंज पे शायद प्ले आउट करे एंटायर ऑफ नवंबर। डिसाइसिव ब्रेकआउट, उसका सेकेंड राउंड ऑफ डिसाइसिव ब्रेकआउट आपको उसकी तभी देखने को मिल सकते हैं जब वो 135 के ऊपर दोबारा निकालता है। संतोष सर, एक शेयर है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये 2600 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। परसों इसके नतीजे आए थे, नंबर्स के बाद ये शेयर ठीक हुआ। नंबर ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं थे, लेकिन उसके बाद ये ठीक हो गया। शायद उसका डिस्काउंटिंग इफेक्ट लगा होगा। ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हर निशान में था, तो आज भी ये करीब 2.25% ऊपर है और 2600 के ऊपर का ये ट्रेड कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि रोल ओवर करके जाना चाहिए। मैंने बताया भी था कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अक्टूबर सीरीज़ का बेस्ट शेयर हो सकता है। चला तो नहीं है बट टूटा भी नहीं है। एक बार मेरे को बताइए सर, नवंबर में चलेगा क्या ये? ये आज का मेरा ओपनिंग ट्रेड बालकृष्ण इंडस्ट्री था। इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हालांकि 2700 के आसपास जाके शायद थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 2680 2700 के बीच में, क्योंकि 2700 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है। तो अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि यहाँ से और 70-80 पॉइंट या 100 पॉइंट की तेजी बन सकती है और 2700 के ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है तो नेक्स्ट सीरीज में शायद और बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। नीचे इसमें आप सपोर्ट रहेगा आपका 2550 का, 2550 का स्टॉप लॉस रखिए और इस पोजीशन को होल्ड कीजिए। ठीक है, 2550 के स्टॉप लॉस से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बीकेटी इसको होल्ड करने की सलाह है संतोष की ओर से। बाजार में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं गेंस को बचाने की ही कोशिश है। 45 अंक ऊपर निफ्टी है, लेकिन अच्छी चीज़ है ये। निफ्टी बैंक की बात करें तो कोटक बैंक, SBI, इसकी बदौलत हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी 200 अंकों के आसपास की बढ़त है। और एडवांस डिक्लाइन अगर आप NSE के शेयरों में देखेंगे तो हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 2 बढ़ने वाले शेयर हैं। तो मूड अभी शुरुआत में उतना कोई चिंताजनक नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ 19,300 को टिकाना पड़ेगा निफ्टी को। लेकिन आपके लिए जरा ऑप्शंस के ट्रेड समझते हैं कि कहाँ पर मौके बन रहे हैं, और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत ऑप्शंस के चैंपियन लेकर। शिल्पा नमस्कार, स्वागत है आपका टेन और स्वदेश पर। बताइए कहां पर मौके बन रहे हैं आज कमाई के? जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे मेरा ध्यान तो डाउनसाइड की तरफ ही है। ये जो आज सस्टेनेंस है ये एक्सपेक्टेड था कि वो डेड कैट बाउंस जो है वो एक प्ले आएगा यहाँ पे, लेकिन वो अग्रेसिव जहाँ पे एक बाउंस आके हम लोग 19,400 की तरफ मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद एक ओपन मिलेगा और हम लोग वैसे ही अप्रोच करेंगे, वो हो नहीं रहा है। तो विच इज वाई आई एम नॉट कन्विंस्ड ये रैली से। तो मुझे लगता है यहाँ पे मार्केट वापस 18,800 की तरफ अप्रोच करने के लिए रेडी है। तो इसमें मुझे लगता है नवंबर सीरीज में ACC में शॉर्ट जाना चाहिए। तो ACC का जो नवंबर सीरीज का 1800 का जो पुट है वो रफली 20 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो आपको इसी रेंज में खरीदना है 20 से 23 के बीच में।
स्टॉप लॉस आप 12 रुपए का रखिए और टारगेट्स ऑफ 34, 40 एंड 52। तो यहाँ पे अपसाइड बहुत ज्यादा है, सॉरी मतलब डाउनसाइड फॉल के लिए बहुत यहाँ पे स्कोप है, और ये पुट आपको बहुत अच्छा गेन्स दे सकता है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, आप इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है शिल्पा, बहुत शुक्रिया। एसीसी 1800 वाली ये पुट खरीदनी है 23 रुपए पर, 1800 की स्ट्राइक प्राइस की। लक्ष्य 34 से 52 रुपए और स्टॉप लॉस इसमें 12 रुपए का लगा के आपको चलना। अधिकतम मुनाफा 8,700 रुपए और अधिकतम नुकसान 3,300 रुपए। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से भी ये ठीक रणनीति है और स्टॉक भी इस वक्त फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन नेगेटिव टेरिटरी में फिलहाल ये बना हुआ है। आज बाजार में अगर आप देखेंगे तो शुगर वाली खबर जो कि डिम्पी हाईलाइट कर रहे थे, विश्वन बता रहे थे कि आईसीई शुगर के दाम जो है 12 साल की ऊंचाई पर पहुंच गए। उसके चलते चौतरफा मिठास आपको दिखेगी। श्री रेणुका, बलरामपुर, धामपुर, त्रिवेणी, उगर शुगर, डालमिया भारत शुगर, तमाम ये स्टॉक्स आज तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर एथेनॉल वाला प्ले तो है ही। प्योर शुगर कंपनीज आप नहीं कहिए, बल्कि एथेनॉल वाला प्ले वहां पर जुड़ गया और कुछ कंपनीज के लिए तो बहुत ही दमदार है। श्री रेणुका के लिए तो बहुत ही अहमियत रखता है। कुछ आप जरा ना शुगर में जरा टटोलिए, जरा खंगालिए, क्योंकि बाजार में बहुत हरकत है नहीं शुगर में जरा, क्योंकि ये फ्लेवर वाला है, फेस्टिव फ्लेवर भी है, खबर का भी दम है। कहीं मौके बन रहे ट्रेड के लिए? तो अभिषेक, जैसा आपने कहा कि भाई ये फ्लेवर ऑफ द मंथ ही है और दैट्स हाउ आई वुड प्ले इट। देखिए, इसमें से कुछ एक दो स्टॉक्स हैं जो मुझे ठीक लग रहे हैं। पहला है बलरामपुर चीनी, दैट्स द ओनली वन जो एफएनओ स्पेस में है। दूसरा है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। ये दो स्टॉक्स हैं जो मेरे रेडार पे हैं। अगर आप देखें तो अपने जो नियर टर्म एवरेजेस हैं वहां से सपोर्ट लेके रिबाउंड भी कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो इनको अपने रेडार पे रख सकते हैं। बलरामपुर चीनी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो फ्रेश ट्रेड है, अगर आप फ्रेश ट्रेड यहाँ इनिशिएट करें तो जो स्टॉप लॉस है ये 410 के करीब आ रहा है। पहला टारगेट 425, दूसरा टारगेट जो है 432 का। और वहीं त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी अगर देखें तो उसमें भी एक 50 डे मूविंग एवरेज जो है वहां से सपोर्ट लेके स्टॉक ने रिबाउंड किया है। तो मेरा जो अब स्टॉप लॉस रहेगा वो आज का जो डे लो है करीब 355 का, उसके आसपास रहेगा। ऑन दी अपसाइड 390 एंड 410 के जो दो टारगेट्स हैं इनके लिए मैं प्ले करूंगा। बट मैं फिर से रीहाइड्रेट करूं कि ये फ्लेवर ऑफ द मंथ वाला ही प्ले होगा। अगर ये स्टॉक्स अपने स्टॉप लॉसेस हिट करें या सपोर्ट जोन्स को ब्रेक करें तो इनसे एग्जिट कर जाना बेहतर रहेगा। ठीक है, बढ़िया। शुगर में ये मौके शुगर से चूंकि उगर शुगर चल रहा है तो युग्रो भी अचानक से नजर में आ गया। युग्रो को लेकर रिपोर्ट भी बहुत अच्छी आई है। इनफैक्ट हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज वाला ये कैंडिडेट था। शुरुआत जहां पर हुई वहां से थोड़ा सा नीचे आया है। हालांकि 3% की तेजी अभी भी इसमें है, लेकिन एमके ने बाय की रेटिंग के साथ कवरेज इनिशिएट किया है और टारगेट दिया है 425 रुपए का। अग्रेसिव टारगेट इसको हम कहेंगे। और आज शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, हालांकि 300 रुपए से ठीक पहले ये ठिठक गया। पार्थिव, आपको लगता है कि युग्रो कैपिटल, चूंकि ये शेयर चला बहुत है, बहुत चला है, तो क्या अभी भी इसमें आप निवेशित रहने की सलाह देंगे? चूंकि अच्छा ठीक है, पार्थिव से संपर्क हमारा टूट गया, फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पर जरा टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं। संतोष, युग्रो कैपिटल 290 के आसपास का भाव है, रिपोर्ट अच्छी है, लेकिन शेयर चला हुआ है। आपके इस पर सलाह क्या होगी? कहां तक की चाल आप देख रहे हैं इसमें? भी रेडार पर है जब से इसमें मधु केला जी ने चेक इन किया है और कई सारे दूसरे भी मार्केट इन्वेस्टर्स में चेक इन करते नजर आ रहे हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर भी अच्छा है और थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनी है। एसएमई सेगमेंट में एक फिनटेक कंपनी है और टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक तेजी के बाद स्टॉक एक स्मॉल करेक्शन दिखा रहा था, एक ट्रैक फॉर्मेशन बना के ब्रेकआउट देने की तैयारी में। स्टॉक जैसे 300 का लेवल निकालेगा, जो प्रीवियस हाई लगाए थे 320, वो देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है कोई थोड़ा सा एग्रेसिव इन्वेस्टर है जो ऐसी छोटी कंपनियों पर बैठ के लेना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ले सकता है। स्टॉक में पोटेंशियल है यहाँ से बड़ी वेल्थ जनरेट करने का। और नीचे की बात करें तो 260-65 इमीडिएट डिमांड जोन है और मेजर सपोर्ट आएगा इसका 240 के आसपास। चले तो अच्छी तेजी आई है पिछले 5-7 मिनट में और हेवी वेट्स में तेजी आई है। रिलायंस जैसे स्टॉक्स ऊपर आए हैं, लार्ज कैप बैंक्स में
SBI, कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स ऊपर आए हैं और बजाज ट्विंस भी ऊपर आए हैं। और इनफैक्ट अभी तो फिलहाल आपको जो एग्रीकेम स्पेस है जिन पर दबाव की एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि एफएमसी ने जो अपनी गाइडेंस घटाई है उसके चलते, लेकिन यूपीएल जैसे काउंटर्स पर इतना मूव अभी नहीं देखने को मिल रहा है। एग्रीकेम स्पेस ऑलरेडी इतना प्रेशर झेल चुका और शुक्रवार मंडे को ये और वीक हुए, तो ऐसे में सोनी क्या थोड़े अट्रैक्टिव दिख रहे हैं ये अभी यूपीएल जैसे काउंटर्स? जी प्रियंका जी, एक्चुअली यूपीएल ने ब्रेकडाउन दे दिया है। मेरे ख्याल से 620 का एक उसका सपोर्ट था, उसने उसको ब्रेक किया है एंड इमीडिएटली क्लोज भी 600 के नीचे किया है। सो जब तक वो दोबारा 600 610 के ऊपर निकालता नहीं है तब तक शायद इसमें अग्रेसिव लॉन्ग्स जाने की चांसेस नहीं है। नीचे की तरफ हम देखेंगे तो 580 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, तो शायद 580 की तरफ एक बार वो बाउंस एक बार टेस्ट करके वहीं से शायद बाउंस लेने की कोशिश करे। सो अभी के लिए अवॉइड कीजिए इसको। 580 लेवल्स अगर टेस्ट होता है तो उसी टाइम पे हम देखते हैं कि अगर वो सस्टेन कर पाता है 580 को ब्रेक नहीं करके, तो शायद वहां से हम एक रिवर्सल के लिए प्ले करेंगे, बट अभी के लिए अवॉइड है ये स्ट्रिक्टली। अवॉइड है, लेकिन पेंट काउंटर्स पे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? थोड़े से ग्लोबल सेटअप ठीक हुआ है, क्रूड नीचे आया है, बर्जर पेंट्स को तो खैर जतिन गेडिया आज सेल बता रहे थे, लेकिन थोड़ी सी जो मूव दिखी है, ये अपॉर्चुनिटी अभी इस वक्त प्लस करने की होनी चाहिए या वेट करना चाहिए राइट लेवल पे एंटर करने का? पेंट स्टॉक्स में भी एशियन पेंट्स हो, बर्जर पेंट्स हो, क्या ट्रेंड इस वक्त दिख रहा है कुछ? तो प्रियंका देखिए, इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट करूंगा, रादर देन लुकिंग एट एज एन एंटायर पैक ना, मैं इसको थोड़ा सेपरेट करूंगा, बिकॉज एशियन पेंट्स लगातार 3500 के टॉप से जो सेलिंग इसमें बरकरार है, वो अभी भी कहीं थमी नहीं है। 200 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले रहा है, तो मैं कहूंगा इसको आप फिलहाल अपने अवॉइड लिस्ट में रखें। लेकिन इसी के सामने अगर हम बर्जर पेंट्स की बात करें तो स्टॉक में एक फॉल आया था, लेकिन रिकवरी भी आप देखें तो स्लो स्टेडी रिकवरी यहाँ पे अटेम्प्ट हो रही है। तो एशियन पेंट्स मेरे अवॉइड लिस्ट पे रहेगा फ्रॉम अ ट्रेडिंग परस्पेक्टिव ऑब्वियसली। लेकिन अगर हम बर्जर पेंट्स की बात करें तो इसको आप एक लॉन्ग परस्पेक्टिव से कंसिडर कर सकते हैं। 565 का आप इसमें स्टॉप लॉस लेके चलें। जो मेरा पहला टारगेट है इसमें 585 का निकल के आ रहा है, दूसरा टारगेट 600 का। तो ट्रेडिंग के लिहाज से अगर लेना चाहें आप तो बर्जर पेंट्स को अपने रेडार पे आप बिल्कुल रख सकते हैं। मार्केट्स के अंदर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हो रही है। एक्चुअली कॉमन वर्ड इस्तेमाल होता है बाजार में, तेज़ी हो रही है। तेज़ी दो तरीके की होती है, पहला खरीदारी से, दूसरा मंदी कटने से। इसलिए F&O के अंदर फ्रेश लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग ईजाद हुआ है, नहीं तो इतनी कन्फ्यूजन होती नहीं, सिर्फ एक ही लाइन लिख दिया जाता, तेज़ी बाय और सेल। फिर भी F&O के अंदर 4 फार्मूलेस डाले गए जानबूझ के, ताकि तेज़ी भी दो हिस्से की होती है, एक कमज़ोर तेज़ी और एक मजबूत तेज़ी। ये जो बाज़ार के अंदर इस समय मोमेंटम आ रहा है शॉर्ट कवरिंग का है। और आप इसको कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करना होता है एडवांस डिक्लाइन से, इंडिया विक्स से और एक दो चीज़ों और से। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टेबल नहीं, इसलिए मैं सिर्फ आपको इंडिया एडवांस डिक्लाइन से दिखाता हूँ। एक बार ज़रा एडवांस डिक्लाइन दिखाइए आपको। सुबह भी हमने नोटिस करवाया था कि वहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी थी, 300 वर्सेस 1100 का खुला, बाद में 1500-1600 तक चला गया। अब आप देखिए 160 शेयर F&O के अंदर और एडवांसेस के अंदर हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो बाज़ार को बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा देनी चाहिए थी, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हो रही है, इसलिए पॉइंट्स अभी भी सीमित हैं। ये एक नोटिस करने का तरीका होता है। इसलिए जब भी आप कोई सौदा पंच करें अपने माइंड में क्लियर कर ले, ये तेज़ी है, शॉर्ट कवरिंग है। ये तो एक पॉइंट था नोटिस करने का। दूसरा पॉइंट, एक शेयर है, मेरे को लग रहा है 20% के सर्किट पर, मैंने भी इसका सर्किट चेक किया है, वो चलेगा तो बहुत बढ़िया चलेगा। वो शेयर है TTML, आज का निफ्टी 500 का टॉप गेनर्स में से एक है। TTML एक बार दिखाइए, टाटा टेली महाराष्ट्र लिमिटेड इसका पूरा नाम है, टेलीकॉम से जुड़ी हुई कंपनी है ये। एक बार सुमित जी आप देखेंगे TTML, ये 20% का सर्किट वाला शेयर है, अभी 7% ऊपर है। लेना है कि नहीं लेना? 13% अभी और गुंजाइश है सर्किट में भी। परसों के सेशन का जो क्लोजिंग था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। पिछली बार जब स्टॉक ने अपना रनअप स्टार्ट किया था उसका रेजिस्टेंस था 85, और जब आप परसों का देखेंगे जो क्लोजिंग है वो भी है 85। तो आज एक गैप अप के साथ ओपन हुआ है, ओपन लो का कैंडिडेट है। बिल्कुल अगर किसी को यहाँ पे एक मैं बोलूंगा एवरेज करना हो तो कर लीजिए, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 85, और जिनको एक फ्रेश बाइंग करनी है उनके लिए भी। तो यहाँ पे लग रहा है कि ये अपना मोमेंटम फिर से क्रिएट कर सकता है। जो पहला टारगेट रहेगा वो करीबन 102 का रहेगा। एक और सेगमेंट जो शुगर और अडानीज के अलावा आज मार्केट में प्ले कर रहा है और काफ़ी अचंभा भी हो रहा है मेरे को तो देख के, वो हो रहा है मिड कैप सरकारी बैंक्स। आप एक बार स्क्रीन पे दिखाइएगा, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया,
महाराष्ट्र बैंक, आईओबी, सेंट्रल बैंक, आप कोई भी बैंक देखेंगे मिड कैप कैटेगरी के, ये 3-3, 4-4% ऊपर हैं। ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं, ट्रेड आपको लेना है कि नहीं लेना ये मेहमान आपको बताएंगे। कुछ जरा आप चेक कीजिए, इन सब में से जो मैंने अभी बैंक के नाम लिए, इनफैक्ट सारे मिड कैप कैटेगरी के बैंक ऊपर हैं। इन सब में कोई सौदा है तो बताइए जरा। तो देखिए ओवरऑल बैंकिंग पे हमारा व्यू पॉजिटिव था और है, अभी भी बरकरार है। और अगर आप देखें तो अभी भी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी का इंडेक्स जो है। अब इन बैंक्स में आप जो एक रिकवरी देख रहे हैं दैट इज बिकॉज एक जो फॉल आया था इनमें वो भी बहुत शार्प आया था। अब मैं इनमें से कुछ नाम देख रहा हूँ जिनमें एक्चुअली प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज्यादा बना हुआ था और एक रिकवरी प्ले हो रहा है। तो यूको बैंक एक स्टॉक है जो मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा खासा रिबाउंड दे सकता है। नियर टर्म में अगर आप चाहें तो 40 और 42 के 2 लेवल्स के लिए इसे प्ले कर सकते हैं। और जो इसका 35-50 के आसपास का नियर टर्म सपोर्ट जोन था वो एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेगा। बट मेरी सलाह रहेगी कि जिस तरीके का मार्केट सेटअप है, आप इन छोटे मझोले बैंक्स में जाने से बेहतर रहेगा कि बड़े नामों में बने रहें। आईसीआईसीआई बैंक हमारा सुबह दिया हुआ एक पिक था, एसबीआई ऑन दी अदर हैंड, एंड अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से ढूंढ रहे हो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो एचडीएफसी बैंक। तो शॉर्ट जो ये छोटे बैंक्स हैं इनमें से यूको बैंक अपने रेडार पे रखें। बट हमारी सलाह रहेगी कि बड़े बैंक्स के साथ बने रहें। अगर मार्केट में यहाँ पे थोड़ी और प्रेशर बनती है, कोई करेक्शन और यहाँ पे डीपन होता है, तो आपका कैपिटल जो है रिलेटिवली सेफ रहेगा विद द लाइक्स ऑफ एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एंड एसबीआई। ठीक है, तो बड़े बैंकों में भरोसा है, कन्विक्शन है कुश का। निफ्टी 50 अंकों पर 19,333 के आसपास। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे डिम्पी कि ये ना शॉर्ट कवरिंग वाला है। जो तेजी के जो सौदे थे वो कट रहे हैं, चूंकि एक्सपायरी भी कल है, तो थोड़ा सा उसके चलते सपोर्ट मिल रहा और उसके चलते बाजार में हम तेजी देख रहे हैं। हालांकि निफ्टी बैंक 225 अंकों पर है। निफ्टी के मुकाबले अगर हम प्रतिशत के लिहाज से देखेंगे तो थोड़ी सी दोगुनी तेजी आपको निफ्टी बैंक में दिखेगी।